अध्याय 207। शराब में क्या है? शरीर इतना गर्म क्यों लग रहा है? सूरज ढलने लगा, धीरे धीरे अस्त हो गया और आकाश में केवल संध्या की लालिमा रह गई। तियानश्वान थोड़ी देर के लिए बाहर आई, देखा कि दोनों गायब हैं, समझ गई कि वे द्वैत साधना ड्यूल कल्टिवेशन करने गए होंगे और फिर वापस सोने चली गई। हालांकि सु वानछिन का महीने में एक बार सच में महीने में सिर्फ एक बार ही था, चाहे वह काम हो या तलवार साधना वगैरह। यहाँ तक कि जब चुनिंग ने खुद मदद की पेशकश की तब भी सु वानछिन ने साफ मना कर दिया। अमर गुफा के भीतर चुनिंग सामने खड़ी कठोर चेहरे वाली स्त्री को तरस भरी नजरों से देख रहा था। चेहरे पर कड़वाहट साफ झलक रही थी। शिष्य का सेवा करना, इसमें गुरु को शिष्य की किसी और तरह से मदद करने की जरूरत नहीं होती। सु वानछिन का भाव निर्विकार था। उसका नाजुक शरीर अभी भी पानी में डूबा था और उसकी आवाज भी उतनी ही ठंडी थी। क्या तुम्हें लगता है कि गुरु नहीं जानती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो इस तरह तड़पाई जा रही थी, तो क्या वह आधी अधूरी रजामंदी नहीं थी? ये कहना कि उसे कुछ महसूस नहीं हुआ नामुमकिन था। अब वो सु वानछिन थी जो केवल साधना को समर्पित थी। महीने में एक बार तय है, कोई अपवाद नहीं। ये देखकर चुनिंग को समझ आ गया कि उसके गुरु का हृदय स्वभाव असाधारण रूप से दृढ़ है। वह बस आह भर सका, तो क्या पिछली रात सिर्फ इसलिए थी कि गुरु उसे बहुत परेशान और चिपकू समझकर अनिच्छा से मान गई थी, न कि इसलिए कि वे खुद चाहती थीं। लेकिन सोचने पर उनकी प्रतिक्रिया तो काफी अच्छी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसने तो पूरी कोशिश की थी, वरिष्ठों की सारी तरकीबें आजमाई, अनुभव तो बढ़िया होना चाहिए था, है ना? अजीब। चुनिंग भी आत्मा तालाब में डूबा हुआ था, लेकिन इस समय उस तालाब में औषधीय द्रव भरा हुआ था। श्रेष्ठ दर्जे की आध्यात्मिक औषधियाँ। सिर्फ ये नहाने का पानी ही बाहर के साधकों को थोड़ी सी मात्रा के लिए भी लड़वा दे। शरीर संस्कार की औषधियाँ। यदि साधना से जुड़ा न हो तो विद्वान गरीब, योद्धा अमीर ही होता है। मार्शल मार्ग में शरीर संस्कार के लिए सिर्फ विधि नहीं, साधन और औषधियाँ भी चाहिए। शक्तिशाली औषधियों के बिना शरीर संस्कार दूसरों से कमजोर ही रहता है। रक्त ऊर्जा को संकुचित कर उसकी सघनता बढ़ाई जा रही थी। औषधीय शक्ति लगातार शरीर को परिष्कृत कर रही थी। चुनिंग को पूरे शरीर में तीव्र पीड़ा महसूस हो रही थी। ये औषधीय शक्ति के भीतर प्रवेश का संकेत था। और सु वानछिन के स्पष्ट इनकार के बाद उसने फिलहाल अन्य विचारों को अलग रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने आह भरी, उसने देखा कि सु वानछिन उसे पास बुला रही है। इधर आओ, गुरु तुम्हारे बाल धो देगी। आखिर हम अब दाव साथी हैं। वह काम नहीं हो सकता, लेकिन गले लगना तो चल सकता है। चुनिंग तुरंत पास गया और उसे गले लगा लिया। सिर झुकाकर आज्ञाकारी बना रहा। सु वानछिन जो चाहे करती रही। शिष्य को बस ये लगता है कि अब दाव शरीर किसी भी खपत से नहीं डरता और द्वैत साधना गुरु के लिए भी बहुत लाभकारी है। सु वानछिन ने ठंडा ठहाका लगाया और उसके बाल हल्के से रगड़ते हुए बोली, निंगल, क्या तुम खुद इन बातों पर विश्वास करते हो? कल रात तुमने जरा सा भी साधना के बारे में सोचा था? जब वह यातना झेल रही थी तब वो भी कुछ नहीं सोच पा रही थी। उसका मन पूरी तरह बिखर गया था, बस सिर झुकाकर खुद को इधर उधर उछाले जाने देना चाहती थी। यही तो बात है। हम शारीरिक साधना के लिए हथेली से शक्ति का संचार ही काफी है। गुरु जानती है कि तुम जवान और ऊर्जावान हो, निश्चित फल का स्वाद चख चुके हो, लेकिन इतनी कम उम्र में इस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं। चुनिंग ने होंठ सिकोड़े। वो ये बातें सुनना नहीं चाहता था। वो बस सोचना चाहता था। वो गुरु जितना खुले दिल का नहीं था, लेकिन अभी के लिए ये भी बुरा नहीं था। इसी क्षण दोनों आलिंगनबद्ध थे। एक की आंखों में मुस्कान थी, बाल सहला रही थी और दूसरा सिर झुकाए हुए था। लेकिन अचानक बाल सहलाने वाली ने सिर नीचे झुका लिया। सु वानछिन का चेहरा संदेह से भर गया और अगले ही पल वह लाल हो उठी। उसने तुरंत चुनिंग का कान पकड़कर उसे खींच लिया। चुनिंग सह न सका और जोर जोर से रोने लगा। कल रात गुरु ने अनुमति दी थी, लेकिन अब ये भी मना है।
स्त्री ने गुस्से से घूरा, तो काठी दूने से चाहोगे? फिर रहने दो, लेकिन ये भी नहीं। मगर गुरु ने तो मुझे पहले विद्रोही बेटा कहा था। सु वानछिन का शरीर कांप गया, होंठ थरथराए। वो स्थिति अलग थी। चू निंग मुस्कराते हुए पलकें झपकाने लगा। गुरु ने कभी इस पहचान से इनकार नहीं किया, बस थोड़ी शर्मिंदा हैं। लेकिन शिष्य को लगता है कि दाव साथियों के बीच कुछ और स्नेह भी अच्छा होता है, नहीं तो लंबे समय में नीरस हो जाएगा। सु वानछिन ने व्यंग्य किया, गुरु का शरीर पा लिया और अब उब गए। अगर मैं न करने दूं तो क्या दूसरों को ढूंढोगे? शिष्य ने ऐसा नहीं कहा। अगर कहते तो आज रात ही सामान बांधकर निकलना पड़ता, इसलिए कहने की हिम्मत नहीं है ना? शिष्य ने सोचा तक नहीं। सु वानछिन ने और कुछ नहीं कहा, बस चू निंग का सिर नीचे दबाती रही, हिलो मत। बस थोड़ा सा, पहले बाल धोने दो। चू निंग ने पलकें झपकाईं। बस थोड़ा सा, असल में इनकार नहीं था। तुमने कभी इस पहचान से इनकार नहीं किया, वरना उस दिन ऐसा न कहती। अब तुम थोड़ा खुली हो, मगर पूरी तरह नहीं। जैसे तुम खुद से कुछ नहीं दोगी, लेकिन शिष्य को थोड़ा सा लेने दे सकती हो। सच कहें तो इस मामले में चू निंग काफी उत्सुक था। अगर रोजमर्रा में मौका न मिले तो कुछ और भी मना। यह कोई गैरकानूनी तो नहीं। दाव साथियों के बीच कानून व कानून कहाँ? सु वानछिन का चेहरा जल्दी ही कानों तक लाल हो गया। उसे पहले उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उस एक संबोधन के नतीजे बहुत बड़े थे, लेकिन उस समय वह खुद को रोक नहीं पाए। उसने अपने शिष्य की ओर देखा, दिल में एक अजीब सी हलचल उठी। अपने हृदय स्वभाव को देखकर वह इसे कैसे न पहचानती। वह जवान है, इतना चिपकू। गुरु शिष्य के रिश्ते के अलावा ये किसी बड़े का छोटे की देखभाल जैसा भी है। अगर एक दिन शिष्य ही उसे पलटकर वैसा बुलाने लगे तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वह उसे दूर धकेलना चाहती थी। लेकिन चूंकि वह सीधे कुछ और नहीं दे सकती, तो किसी और तरह से भरपाई करेगी। उसका शिष्य शरीर और ऊर्जा दोनों में श्रेष्ठ है। चांग शेंग दाओ शरीर को अंतहीन यातना दी जा सकती है। आज उसने 20,000 दीर्घायु गोलियां निकाली। जब उसने शांति से कहा तो उसे भी भीतर से सीधा सा गर्व महसूस हुआ। शिष्य इतना उत्कृष्ट कि यूं ही 20,000 दीर्घायु गोलियां निकाल दे। बूढ़े लोग देखकर दंग रह जाएंगे। वेन युआन की ईर्ष्यालु नजर देखकर तो ऐसा लगा मानो वह चू निंग को छीन लेना चाहता हो। सु वानछिन चुप हो गई और भी चकित। सोचो, कल रात पूरी रात यातना, आज 20,000 दीर्घायु गोलियां, फिर 4 घंटे तक पूरी ताकत से उसके साथ युद्धाभ्यास। ये बहुत ज्यादा नहीं है क्या? एक बैल भी ऐसा न हो। लेकिन तभी सु वानछिन ने महसूस किया कि चू निंग फिर शरारत कर रहा है। इसे हटाओ, गुरु को थप्पड़ मारने पर मजबूर मत करो। चू निंग ने दयनीय स्वर में कहा, गुरु, मैं तलवार खींच लूंगी। चू निंग तुरंत आज्ञाकारी हो गया। बस। ये देखकर सु वानछिन ने ठंडी हुंकार भरी। उसकी हरकतें घृणा से नहीं थीं। असल में ज्यादातर आत्मरक्षा थी। अगर उसके शिष्य को पता चल जाए कि उस घटना के तुरंत बाद ही वह इसके बारे में सोचने लगी थी, तो क्या वह उसे उद्दंड नहीं समझेगा? सु वानछिन ये बात चू निंग से कहने की हिम्मत नहीं करती। पहले गुरु, अब पत्नी, और फिर भी शिष्य की नज़र में ऊंचे स्थान पर। ये कैसा रिश्ता है? रात छा गई, तारों की रोशनी टिमटिमाने लगी। असफल चू निंग ने एक छोटा सा स्टूल खींचा और चूल्हे के पास बैठकर व्यस्त सु वानछिन को देखने लगा। सच कहें तो क्या उसका हृदय स्वभाव सच में यातना से डरता था? और द्वैत साधना तो दोनों के लिए लाभकारी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुरु इतनी दूर दराज रहेंगी। सफल होने के बाद भी क्या वह रोज उन्हें गले नहीं लगा सकता? लेकिन सोचने पर ये चीज सच में इंसान को आलसी बना देती है। इतनी यातना के बाद भी वह थका नहीं था, लेकिन अगर बस इसी में डूबा रहे तो दीर्घकाल में साधना बाधित होगी। अब हर कदम दोनों के लिए समय जुटाने के लिए था। शक्तिशाली संप्रदाय, अराजक स्वर्ग कला, सब समय के लिए। उसे नहीं पता उसके पास कितना समय है।
लेकिन वह आरोहण केवल इसलिए चाहता था कि दूसरों के चेहरों और इरादों पर निर्भर होकर न जीना पड़े। ये सोचते ही उसका मन शांत हो गया। सु वानछिन की ओर देखते हुए उसकी दृष्टि भी सौम्य हो गई, होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। दाओ साथी सिर्फ उसी चीज के बारे में नहीं सोचते रहते, वरना वह क्या बन जाता। वो गुरु को सिर्फ उसके शरीर के लिए तो पसंद नहीं करता था, है ना? वो उसकी अतुलनीय गरिमा, उसकी मुक्त स्वच्छंदता, उसकी कोमल कोमलता और उसके हृदय स्वभाव की अपनी संगति से प्रेम करता था। यही असली बातें थीं। ऐसा सोचते ही उसकी इच्छाएं भी कम हो गईं। चू निंग उठा, पीछे से सु वानछिन की कमर को गले लगाया। उसे लगा कि शिष्य फिर शरारत करेगा, लेकिन फिर उसने महसूस किया वह नहीं कर रहा। तो ठीक है, गले लगा सकते हो। उसे ऐसा गले लगना पसंद भी था। कंधे पर ठुड्डी टिकाकर चू निंग हंसा, आज गुरु के साथ युद्धाभ्यास से बहुत कुछ मिला। मेरा क्षेत्र देर अवस्था तक दब गया है। सु वानछिन ने हल्के से सिर हिलाया, मुस्कुराहट के साथ। अचानक बड़ी साधना सबसे अस्थिर होती है, लेकिन गुरु का अध्ययन तुम्हें इससे कहीं ज्यादा लाभ देता है। चू निंग ने थोड़ी देर सोचा। मेरे शरीर ने गुरु की तलवार इच्छा पाई है, जो शायद चांग शेंग टॉवर को प्रभावित कर रही है और मुझे तलवार मार्ग की और गहरी समझ दे रही है। नहीं तो आज सर्वोच्च तलवार हृदय सूत्र को अपनी मुख का दाव में समाहित करना इतना आसान न होता। बदलाव बहुत थे, सिर्फ साधना में नहीं, अवधारणा में भी। अब वे और भी अनुकूल हो गए थे। सु वानछिन ने सिर हिलाया तो आज गुरु की तलवार प्रहारों को महसूस किया। उनमें ड्रैगन की थी, ज्यादा प्रभुत्वशाली। ठोस तलवार ड्रैगन जैसी, सूक्ष्म तलवार फीनिक्स जैसी। ड्रैगन फीनिक्स का संयोग, यिन यांग का स्वचालित घूमना, अपना स्वर्गीय दृश्य बनाता है। स्त्री हल्के से हंसी, ठीक यही। तुम्हारी विधियां बहुत शक्तिशाली हैं। गुरु का स्तर तुम्हें सिखाने के लिए पर्याप्त नहीं। शिष्य कितना भी शक्तिशाली हो, वह फिर भी गुरु का शिष्य है। गुरु के पोषण के बिना वह यहाँ तक कैसे पहुँचता? सु वानछिन की आंखों में हल्का सा अजीब भाव आया। यह मत कहो। पोषण कहा तो आधा माँ बन गई, और फिर गुरु के साथ द्वैत साधना भी। लेकिन उसने इनकार नहीं किया। वह सामग्री संभालते हुए भावुक हो उठी। वह तो बस कोई था जो उस दिन बहुत जोर से रो रहा था, नहीं तो किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाता। तस्क कभी सोचा नहीं था कि यूं ही उठाया गया शिष्य आज इतना शक्तिशाली होगा। तो फिर किसी दिन 2-4 और उठा लें। चू निंग ने जोर से सिर हिलाया। उठाए गए तो दाऊजी महल को दे दिए जाएंगे। गुरु के प्रति शिष्य का स्नेह कोई और, चाहे पुरुष हो या स्त्री, कभी नहीं छीन सकता। ओह टिल्ड, सु वानछिन ने मुस्कराकर छेड़ा, कोई भी नहीं। भविष्य में अगर कोई छोटा सा आ गया तो? चू निंग चौंका, थोड़ी देर हिचकिचाया। तो मैं और बच्चा, एक एक तरफ। सु वानछिन के हाथ में पकड़ी छुरी लगभग चू निंग का सिर काट ही देती। तब बच्चे की नज़र तुम पर कैसी होगी, पता है? क्या तुम्हें पता है तियानश्वान तुम्हें कैसे देखती है? वह तुम्हें किसी दुष्ट साधक की तरह देखती है। जाओ जाओ, मैं तल रही हूँ, गले मत लगो। देरी नहीं होगी। तुम गुरु को गले लगाते हो तो मैं ठीक से तल नहीं पाती। मेरा दिल गड़बड़ा जाता है ना? चू निंग की आंखें चमक उठी, फिर उसने छोड़ दिया, तो शिष्य किनारे से देखेगा। अब वो चिपका नहीं। उसने हाथ से एक रक्त मणि निकाली और उसे देखने लगा। वह इसे अभी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन यह वस्तु शारीरिक उन्नयन के लिए थी। भोजन के बाद कमरे में लौटकर वह इसे उपयोग करेगा। वैसे भी और कुछ नहीं होगा। वह सीधे अपने शरीर को शिखर तक ले जाएगा, फिर रक्त ऊर्जा को संकुचित करता रहेगा, लगातार परिष्करण और भी उच्चतम सीमा क्षेत्र के लिए प्रयास। मायरियड एंशिएंट एज्योर हेवन पैलेस में गुरु की रैंकिंग उससे कहीं ऊंची होगी। और उसके आगे 9 नहीं, अब 10 लोग हैं। इतने सारे चरम क्षेत्र वाले बाहरी क्षेत्रों में शायद ये कोई खास विधि नहीं, बल्कि इस दुनिया में इसका अस्तित्व ही नहीं है। चू निंग ने उनमें से किसी को नहीं देखा। जो आगे दिखते हैं गु युएहोंग, सु डिंगफांग, गु चांगछिंग, डेमन होंग, ये कौन है? उसने कभी नहीं सुना।
वे शायद बाहरी क्षेत्रों के चरम क्षेत्रों में भी सर्वोच्च हैं। फिर भी इस दुनिया में चरम क्षेत्र की अवधारणा नहीं है। सच्चा ड्रैगन लॉर्ड तो इसी दुनिया का होना चाहिए। फिर उसके पास चरम क्षेत्र की पहचान कैसे? चू निंग ने सु वानछिंग से पूछा और उसने उत्तर दिया, संभव है सच्चा ड्रैगन मूलतः बाहरी क्षेत्र से हो या वह स्वयं सच्चे ड्रैगन का वंशज हो। चू निंग की आंखें सनकरी हो गईं। सच्चे ड्रैगन की किंवदंती में 10,000 जातियों के पूर्वज की बात भी है, लेकिन ये कथन दैत्य पूर्वज पर ज्यादा फिट बैठता है। सु वानछिंग ने ठहाका लगाया, क्या दैत्य पूर्वज इतना शक्तिशाली है कि 10,000 जातियों का पूर्वज कहलाए? अगर होता तो वह गिरता कैसे? तो फिर सच्चा ड्रैगन क्यों नहीं दिखता? इतना शक्तिशाली होकर भी क्या वह भी गिर गया? ये निश्चित नहीं। लेकिन निंगर, क्या तुमने नहीं कहा था कि बाह्य लोक दैत्य केवल सच्चे ड्रैगन को ढूंढ रहे थे? चू निंग ने ठुड्डी रगड़ी, ये भी सही था। अगर वे ढूंढ रहे हैं तो शायद सच में ऐसा ही है। शायद सच्चा ड्रैगन गंभीर रूप से घायल था, लेकिन प्राचीन युद्ध क्षेत्र में उसकी उपस्थिति घायल नहीं लगती थी। तो ड्रैगन की गर्जना प्राचीन और आधुनिक को हिला दे वाली तुम्हारी सागर छवि सच्चे ड्रैगन से बनी। हाँ, तो फिर मुझे नहीं पता, लेकिन सुराग हैं तो मिल ही जाएंगे। क्या वरिष्ठ मेंग ने याओ जाति से फिर बातचीत के लिए लोग नहीं भेजे? जब तक उन्हें सच्चे ड्रैगन की शल्क न मिले, वे शायद फिर दैत्य पूर्वज की शल्क ही ले आएं। ये सोचकर चू निंग हंसना चाहता था। सिस्टम ने उस ड्रैगन शल्क को किसी तरह की हड्डी की वृद्धि बताया था। तलवार पोषण घड़ा तो तलवार पोषण घड़ा ही रहा, लेकिन दैत्य पूर्वज की शल्क बस वही थी। लेकिन मेंग तोंगथियन के अनुसार दैत्य पूर्वज स्वर्गीय दृश्य क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था। फिर भी उसके पास स्वर्गीय दृश्य साधकों को सहज मिटाने की शक्ति थी। क्या वह किसी विरासत के कारण था? अगर विरासत मिली तो हार क्यों गया? अगर खेल नहीं सकते तो मत खेलो। वरिष्ठ का अकाउंट पासवर्ड दे दो, मैं चला लूंगा। सोचते सोचते चू निंग खोसा गया। जब उसने मुड़कर देखा तो सु वानछिंग ने मेज भर व्यंजन सजा दिए थे। हरी पोशाक वाली स्त्री मुस्कराई। चू निंग की गाल हल्के से चुटकीली खाने का इशारा। चू निंग ने सिर हिलाया, बैठा और होश में लौटा। सच यह है कि एक प्रत्यक्षदर्शी है ये जिंगश्वान। वरिष्ठ मेंग इस विषय में जरूर उससे पूछेंगे। और दैत्य पूर्वज के गुप्त क्षेत्र में समाधि के भीतर की मूल्यवान वस्तुएं भी उन्होंने नजरअंदाज नहीं की होंगी। इसका मतलब वे मूल्यहीन थीं। तो अगली ड्रैगन शल्क कहाँ मिलेगी? धिक्कार है, उसे एक की नकल कर लेनी चाहिए थी। मगर तब एक शल्क की कीमत 10 लाख थी। चू निंग को अचानक कुछ याद आया। हे भगवान, एक शल्क 10 लाख की, जो कि एक दिव्य श्रेणी के जादुई उपकरण के बराबर है। तो पूरा ड्रैगन कितना भयानक होगा। चलो बाद में सोचेंगे, पहले खाना। चू निंग मुस्कुराया और खाने लगा। कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक शराब का प्याला आ गया। आमतौर पर वे शराब नहीं पीते थे। गुरु ने दिन में कहा था यह इनाम है। चू निंग की आंखें चमक उठी। उसने प्याला उठाया और एक ही घूंट में पी लिया। उधर सु वानछिंग ने चॉपस्टिक पकड़े हल्की मुस्कान बनाए रखी। शुरू से अंत तक कोई और भाव नहीं। लेकिन अगले ही पल चू निंग ने अचानक अपना गला पकड़ लिया। गुरु, शराब में क्या डाला है? मेरा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? सु वानछिंग चौंक गई, जैसे अचानक होश आया। इतनी जल्दी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए तर्क के अनुसार। चू निंग, उसने हाथ नीचे किया। चेहरे पर तुरंत शांति आ गई। सु वानछिंग पूरी तरह हक्का बक्का रह गई। नहीं हो सकता, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। लेकिन इस पल चू निंग ने उसे समझाने का कोई मौका नहीं दिया। वह सामने खड़ी स्त्री को घूरते हुए आंखें सनकरी कर बोला, गुरु, मैं तो बस मजाक कर रहा था, खेल खेल में। आपका शिष्य आम तौर पर ऐसा ही है। लेकिन आपने अभी क्या कहा? इतनी जल्दी? तो क्या सच में इस शराब में कुछ था? आपने शिष्य के लिए क्या मिलाया था? अध्याय 208। नहीं, उसने सच में छोड़ दिया। दाऊजी महल की चोटी पर रात के आकाश के नीचे दोनों साथ बैठकर शराब पी रहे थे।
आज यंग लॉर्ड क्यों नहीं आई? वह कहाँ है? वह साधना करने चली गई। उसे ये देखकर अच्छा नहीं लगा कि चू निंग और सु वानछिंग लगातार 9 हेवंस टॉवर में प्रवेश कर रहे हैं। मेंग तोंगथियन ने बात को गोलमोल ढंग से कहा, ये सीधे नहीं बताया कि उसने मेंग लीरान को क्यों बंद कर रखा है। बूढ़ा आदमी अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने वेन युआन को ये बात बता दी तो वेन युआन सबसे पहले चू निंग के पास जाएगा और फिर शादी तय कर देगा। एक झंझट कम हो तो अच्छा है। अगर 2 दिन की नज़रबंदी भी काफ़ी न हो तो उसे तब तक बंद रखा जाएगा जब तक वह सेंट क्षेत्र तक न पहुंच जाए। इस समय मेंग तोंगथियन ने शराब का प्याला उठाया, दी झेजियान मदिरा की एक घूंट ली और होंठ चाटने से खुद को नहीं रोक पाया। कितनी अच्छी शराब है। साधना के बाद कई साल हो गए जब सच में नशा हुआ हो। सिर्फ यही शराब ऐसा कर सकती है। वेन युआन का चेहरा पहले ही लाल हो चुका था। वह हंसते हुए बोला, शराब अच्छी चीज है, एक घूंट 1000 दुख मिटा देती है। लेकिन अब दाऊजी महल में ऐसा क्या है जिस पर दुख किया जाए? मेंग तोंगथियन ने हंसते हुए सिर हिलाया, इस बात से सहमत। 20,000 दीर्घायु गोलियां। अब से संप्रदाय के भीतर साधकों की साधना नष्ट होने या जानलेवा स्थिति का सामना करने जैसी बातें नहीं होंगी। ऊपर से छोटे चू ने तो हर महीने 5,000 दीर्घायु गोलियों का भी वादा किया है। वेन युआन ने गहरी सांस ली और एक और मटका पी लिया। पहले मुझे लगा था 10 गोलियां होंगी। वे 10 ही काफी कीमती थीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 20,000 होंगी और वो हर महीने 5,000 देने का भी वादा करेगा। भाई मेंग, मुझे लगता है तुम सच में अपना महल प्रमुख का पद छोड़ सकते हो। इतनी विशाल संपदा और लाभ के साथ वह सच में इस पद के योग्य है। कैस हेवन दाओइस्ट हंसा, अगर वह करना चाहे तो मेरे लिए पद छोड़ना कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या छोटा चू राजी होगा? वेन युआन भी मुस्कुराया, तुम दे भी दो तब भी वह स्वीकार नहीं करेगा। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा संप्रदाय अपने कंधों पर उठाना, एक युवक के कंधे तो घास की बढ़त और ओरियोल पक्षियों की उड़ान के लिए होने चाहिए, आंखों में सूरज चांद के लिए, न कि इन घरेलू झंझटों और राष्ट्र की चिंताओं के लिए। यह उसके लिए बहुत थकाने वाला होगा। लेकिन क्या सच में देने को कुछ नहीं है? मुझे ये सब स्वीकार करते हुए सच में बेचैनी होती है। ये सुनकर मेंग तोंगथियन फिर चुप हो गया। वह और क्या दे सकता था? संसाधन, पद, पहचान सब कुछ दे दिया जा चुका था। देने को कुछ बचा ही नहीं था। जो चीजें दूसरे लोग बेताबी से चाहते हैं, चू निंग ने महल में प्रवेश के 2 ही दिनों में पाली। तुम्हें क्या लगता है वह अब क्या सोच रहा होगा? क्या वह समान क्षेत्र के प्रतिभाओं से प्रतिस्पर्धा करने के बारे में सोच रहा है? संसाधनों के लिए मजाक है। हिडन ड्रैगन युद्ध के 9वें दौर के बाद चू निंग 10वां दौर भी लड़ सकता था। 3 लाख उच्च स्तरीय आत्मा पत्थर कोई छोटी रकम नहीं। एक साधारण साधक के लिए ये सेंट बनने तक के संसाधन है, और कुछ बच भी जाए फिर भी वह मुड़कर चला गया। उसे इनमें से किसी चीज की कमी नहीं थी। एकमात्र चीज जो दी जा सकती थी। वेन युआन ने देखा कि मेंग तोंगथियन कुछ खिन लग रहा है और समझ नहीं पाया। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर अचानक कुछ याद आया। सुनो, मेंग लीरान अब छोटी नहीं रही और चू निंग भी लगभग वयस्क है। क्यों न? मेंग तोंगथियन का शराब का प्याला तुरंत चकनाचूर हो गया। वेन युआन सब समझ गया। कोई भी अपनी बेटी को ब्याहना नहीं चाहता, लेकिन अपनी बेटी के लिए अच्छा घर ढूंढना बुरा तो नहीं है न? हम चू निंग को और कुछ नहीं दे सकते तो सीधे उसे बांध ही देते हैं। उसे लुवानतियन दाऊजी महल का दामाद बना देते हैं। उस समय तुम थोड़ी देर खिन रहोगे। सु वानछिंग निस्संदेह खुश होगी कि उसके शिष्य की पृष्ठभूमि है। हम बुजुर्ग और अधिक एकजुट होंगे और शायद पूरे लुवानतियन क्षेत्र के सभी सैंट्स का दिल जीत लेंगे। अभी भले ही तुम परेशान हो, लेकिन जब कभी अपने दामाद की शक्ति देखोगे तो क्या खुश नहीं होगे? लेकिन वेन युआन के मनाने से पहले ही मेंग तोंगथियन ने उसे रोक दिया। छोटा चू अभी युवा है। उसके गुरु ने इस बात पर कई बार जोर दिया है। शायद उसका गुरु नहीं चाहता कि वह शादी करे,
इसलिए इस विषय पर और बात करने की जरूरत नहीं। वेन युआन हंसा और हाथ हिलाया। युवा होने की बात तो है, लेकिन आगे चलकर तो वह बड़ा होगा ही। एल्डर सू भले ही अनिच्छुक हों, लेकिन वह इतना अच्छा अवसर नहीं छोड़ेंगी। ये दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है। वरना अगली बार मैं टटोल कर देखूंगा, पहले एल्डर सू से, फिर चूनिंग से। अगर वे भी इच्छुक हों तो ये दोनों के लिए जीत होगी और तुम्हें कुछ छिपाने की भी जरूरत नहीं रहेगी, है न? लेकिन हमें मेंग यीरान की ओर से भी सोचना होगा, आखिर ये दोनों पक्षों का मामला है। बूढ़े आदमी का गुस्सा फिर भड़क उठा। क्या तुम्हें पता है उस लड़की ने आज दोपहर क्या कहा था? क्या उससे पूछने की भी जरूरत है? मेंग तोंगथियन और भी खिन्न हो गया। उसने एक और प्याला भरा और एक ही सांस में पी गया। बाद में बात करेंगे। वेन युआन मुस्कुराया और चुप हो गया। इनकार न करना मतलब उसे टटोलने की इजाजत देना। सच कहें तो मेंग तोंगथियन भी इस बच्चे चूनिंग को काफी पसंद करता था। वह भी पसंद करता है। तियानश्वान संप्रदाय कल आएगा। मेरा विचार है कि छोटा चू और एल्डर सू आगे रहें। तियानश्वान संप्रदाय के साथ कैसे पेश आना है, वे दोनों हमसे ज्यादा परिचित हैं। जहाँ तक उचित सीमा की बात है, छोटा चू भी अच्छी तरह संभालता है और एल्डर सू भी। भाई मेंग, क्या तुम सहमत हो? मेंग तोंगथियन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। दाऊजी महल इन बातों पर जोर नहीं देता। इससे उनकी स्थिति और उभरेगी तो ठीक है। ये बस उन्हें थोड़ा चिढ़ा देंगे। चूंकि छोटा चू दीर्घायु गोली निकालने की हिम्मत रखता है तो दिखावा करना भी कोई समस्या नहीं, लेकिन बदले में कुछ लेने की जरूरत नहीं। हम कुछ न भी कहें तो संप्रदाय के भीतर के जासूस इसे बाहर पहुंचा देंगे। मेंग तोंगथियन ये बात भली भांति समझता था। उसे दाऊजी महल के हर जासूस के बारे में पता था, कौन तियानश्वान संप्रदाय से जुड़ा है, उसके कितने परिवारजन हैं, यहाँ तक कि उनके कुत्तों के कितने पिल्ले पैदा हुए। ठीक है, इसे रोकने की जरूरत भी नहीं। मेरा विचार अब भी तियानश्वान संप्रदाय को अपने पक्ष में करने का है। पहले दाऊजी महल की शक्ति से चाहे बाह्य क्षेत्र के दानवों का प्रतिरोध मिलकर किया जाए, अधिक से अधिक 4 क्षेत्रों का संयुक्त संचालन होता, जिसमें बड़े मामलों पर चर्चा करनी पड़ती। तियानश्वान संप्रदाय को तो अन्य 3 क्षेत्रों पर बढ़त भी मिलती, लेकिन अब याओ जाति का मामला सुलझ चुका है। रक्त दानव के कारण दानव संप्रदाय दाऊजी महल का ऋणी है और तियानश्वान संप्रदाय को भी हमसे कुछ चाहिए। इसलिए अब हमारा दाऊजी महल नेतृत्व कर सकता है। हमें बस तियानश्वान संप्रदाय की घमंड को दबाना है। वेन युआन अचानक हंसा। अब हमारा दाऊजी महल स्वर्ग के नीचे की नंबर 1 दाओ वंशावली को भी दबा सकता है। ये अगर ये जिंगिश्वान ने ये सुना तो शायद वह उस दिन के अपने कृत्य पर पछताएगी। मेंग तोंगथियन ने आंखें सिकोड़ लीं। इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं। सिर्फ एल्डर सू की योग्यता ही तियानश्वान संप्रदाय को पछताने के लिए काफी है। चूनिंग की तो बात ही छोड़ो। दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराया और पीना जारी रखा। दाऊजी महल में ऊंच नीच का इतना स्पष्ट भेद नहीं था, क्योंकि शुरुआती दिनों में सबने मिलकर इसे खड़ा किया था। जो भी इनर सेक्ट में आ सकता था वह साथी था। शायद शुरुआती वर्षों में वे संप्रदाय प्रबंधन नहीं समझते थे, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा समझने लगे। साथियों के बीच कैसी चालें और साजिशें हो सकती थीं। जिन्हें गाली देनी थी दी, जिन्हें बोलना था बोले। जहां तक दीर्घायु गोलियों के वितरण की बात है, मेरा मानना है। मेंग तोंगथियन का चेहरा लाल हो चुका था और उसे थोड़ी चक्कर भी आ रही थी। शराब सच में तेज थी। मुख्य रूप से प्रतिभाओं को 10 गोलियां, बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों को 8, मध्य संप्रदाय को 5, भीतरी संप्रदाय को 3। बाकी संप्रदाय की जरूरत के लिए रखी जाएंगी। प्रतिभाओं को इसकी ज्यादा जरूरत थी। बुजुर्ग आमतौर पर सेंट से शुरू करते थे और सामान्यतः इतनी आसानी से मरते नहीं थे। 2-3 गोलियां रखना ठीक था। वेन युआन को भी यह उचित लगा और दोनों पीते रहे। जितना ज्यादा पीते गए उतने ज्यादा नशे में होते गए। एक वूजी पीक साधक को साधारण शराब कैसे नशे में कर सकती थी? यदि क्षेत्र नीचा हो
तो एक घूंटी सिर पर चढ़ जाए। मेंग तोंगथियन अब अतीत की बातों पर नहीं सोच रहा था, सिर्फ वर्तमान पर। कौन सा तियानजोंग, दानव संप्रदाय या दानव दरबार, इन सब का कोई मतलब नहीं था। महत्वपूर्ण थी उसकी बेटी। आह आह, बूढ़े ने फिर आह भरी। वेन युआन ने कारण पूछा, लेकिन मेंग तोंगथियन ने कुछ नहीं कहा। बताए, अगर बताया तो ये बूढ़ा तुरंत चू निंग के पास जाकर पूछेगा कि उसे पत्नी चाहिए या नहीं। ये देखकर वेन युआन ने पूछना छोड़ दिया, लेकिन उसे कुछ और याद आया। अरे, उस स्टोरेज रिंग में दीर्घायु गोलियों के अलावा भी कुछ था। एक किताब भी थी, खास तौर पर रखी हुई। भाई मिंग, क्या तुमने उसे नहीं देखा? मिंग तोंगथियन तुरंत होश में आया। उसने वास्तव में उसे देखा था, बस यह नहीं देखा था कि वह क्या है। लेकिन क्या वह 20,000 दीर्घायु गोलियों के साथ रखी जा सकती थी? क्या उसे यूं ही फेंक दिया गया होगा? बूढ़ी ने थोड़ी देर सोचा, फिर किताब निकाली। किताब नई थी और अस्थायी रूप से बांधी गई थी। उस पर दिव्य आत्मा शक्ति से लिखे अक्षर थे। उसने खोला और देखा, कैओटिक हेवन आर्ट, नहीं, मूल सिद्धांत गलत था। हालांकि यह उसी सिद्धांत पर आधारित था जिसे उसने स्वयं निकाला था, लेकिन अंतर बहुत बड़ा था, स्पष्ट रूप से सही नहीं। लेकिन वही सिद्धांत होते हुए भी यह उच्च स्तर की तलाश क्यों कर रहा था? वेन युआन पीता रहा, ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने देखा कि मेंग तोंगथियन भौहें चढ़ा रहा है। फिर उसने देखा कि मेंग तोंगथियन सीधा बैठ गया, उसकी आंखों का भाव बदलता गया, फिर आश्चर्य उभरा। वह साधना ग्रंथ को तेजी से पलटने लगा और बार बार पीछे देखने लगा। वेन युआन को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया। क्या हुआ? वह अचानक इतना उत्साहित क्यों हो गया? आह भी नहीं भर रहा। हालांकि मुझे नहीं पता वह किस बात पर आह भर रहा था, लेकिन उसमें लिखा क्या है? लेकिन वेन युआन के पूछने से पहले ही मेंग तोंगथियन अचानक खड़ा हो गया। मैं चू निंग को ढूंढने जा रहा हूँ। वह कांप रहा था और चू निंग से आमने सामने पूछना चाहता था कि यह साधना विधि कहाँ से आई। किस तरह की साधना विधि किसी के जीवन भर की समझ को और ऊंचा उठा देती है, और यह उन्नति स्वर्गीय दाव से परे जाकर कैस हेवन को लुवान दाव में बदल देती है। अगर स्वर्गीय दाव पूर्ण होता और वह इस संसार से परे चला जाता, तो समय देकर वह खुद भी इसे निकाल सकता था। लेकिन उसने इसे कभी देखा नहीं था। बिना देखे वह स्वाभाविक रूप से नहीं जान सकता था कि महान दाव क्या है, नहीं उसे कैसे बिगाड़ा जाए। लेकिन ये साधना विधि साफ साफ उसकी कैओटिक हेवन आर्ट की उन्नति दर्शा रही थी। ये पूरी तरह उसकी अगली साधना का कदम बन सकती थी। दीर्घायु गोलियां चू निंग ने दी थीं, तो क्या ये साधना विधि भी उसी की नहीं है? वेन युआन को लगा ये बेवजह का हंगामा है। वह हंसते हुए बोला, रात को किसी की साधना में बाधा डालने की जरूरत नहीं। इसमें लिखा क्या है? इसमें इस बूढ़े की पूरी जिंदगी की दाव की सार है। ये कैओटिक हेवन आर्ट नहीं है। मैंने आज ही चू निंग को उसकी एक प्रति दी थी, शायद उसे लगा यह उपयुक्त नहीं है और उसने लौटा दी। ये सुनकर वेन युआन को और भी कम परवाह हुई। उसे यह बात याद थी, लेकिन कैस हेवन दाओइस्ट का शरीर कांप रहा था और वह वेन युआन को अविश्वास से देख रहा था। तुम कह रहे हो कि आज तुमने उसे कैओटिक हेवन आर्ट की एक प्रति दी? क्या तुम्हें अपनी ही विधि नहीं पता? नहीं, मुझे देखने दो। मेंग तोंगथियन की पीठ पसीने से भीग गई और उसका सिर फटने जैसा लग रहा था। उसकी अपनी विधि, उसका अपना महान दाव, चू निंग ने उसे पूरी तरह समझ लिया था और यहाँ तक कि उन्नति का मार्ग भी खोज लिया था। 9 हेवेंस टॉवर को इतना व्यापक बनाना और मनचाही चयन की अनुमति देना, इससे ही मेंग तोंगथियन पहले ही चकित था। फिर इस तरह दीर्घायु गोलियां देना, पहले 20,000, फिर हर महीने 50,000, ये और भी चौंकाने वाला था। लेकिन यह अब क्या था? ये तो मेंग तोंगथियन के सबसे मूल महान दाव से जुड़ा था। हे भगवान! वेन युआन ने पढ़ते ही उछलते हुए चिल्ला दिया, मेंग तोंगथियन से भी ऊंचा। ये। मेंग तोंगथियन ने सिर हिलाकर वेन युआन के ये की पुष्टि की। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो।
और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम क्या पूछना चाहते हो। लेकिन ये बात चू निंग से पूछने की नहीं है कि उसने ये कैसे किया या कहाँ से पाया। साथ चलें। वेन युआन ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ। वह जाने को तैयार हुआ, लेकिन मेंग तोंगथियन ने उसे पकड़ लिया। नहीं, अगर वो तुम्हें ये सीधे देना चाहता तो खुद क्यों नहीं आया। दीर्घायु गोलियां तो तुम्हारी भावनात्मक गांठ को देखते हुए दी गईं, लेकिन ये चीज इसमें कौन सी भावनात्मक गांठ है। वो इसका श्रेय लेना ही नहीं चाहता, उसने सीधे साधना विधि दे दी, बिना नाम तक छोड़े। अर्थ बहुत स्पष्ट है, उसे इन बातों की कोई परवाह नहीं। उसका उद्देश्य हमारे दाऊजी महल के महान दाव को और ऊंचे स्तर तक पहुंचाना है। ये लुवान दाव तकनीक कम से कम दाऊजी महल के उन साधकों की युद्ध शक्ति को 50% से अधिक बढ़ा सकती थी जो इसे साधेंगे। स्वर्गीय दाव स्तरीय साधना विधि मेंग तोंगथियन के जीवन भर की साधना का परिणाम थी, लेकिन दाव स्तरीय के लिए उसे इसे देखना और समझना पड़ता। ये साधना विधि वास्तविक थी, इसलिए इसका सुधार अत्यंत शक्तिशाली होगा। किसी संप्रदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज संसाधन या साधक नहीं, बल्कि विरासत होती है। क्योटेक हेवन 8वीं विरासत थी, मुख्य विरासत। और अब लुवान दाव तकनीक। अगर यह बात बाहर चली गई तो स्वर्ग सच में अराजक हो जाएगा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधि के साथ 1000 साल तो छोड़ो, 100 साल भी नहीं, सिर्फ 10 साल में दाऊजी महल तियानशवान संप्रदाय को चीर देगा और संसार की नंबर 1 दाव वंशावली बन जाएगा। मेंग तोंगथियन इन शब्दों से स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं, वह उस आवेग को दबा रहा था। हाँ हाँ, चू निंग और उसकी मित्रता ऐसी थी कि वह यह उसे सीधे दे सकता था। लेकिन उसने सीधे क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है कि वह इसमें सामने आना नहीं चाहता था। अगर यह बात चू निंग से जुड़ जाती तो वह निशाना बन जाता। ये 9 हेवंस टॉवर से कहीं अधिक मूल्यवान था। तियानशवान संप्रदाय शक्तिशाली है क्योंकि उसकी साधना विधि स्वर्गीय दाव के सबसे अनुकूल है, यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव से जुड़ा दिव्य दृश्य उत्पन्न करती है। लेकिन अगर हमारे पास दाव स्तरीय साधना विधि हो तो तुम्हारा स्वर्गीय दाव हमारे साथ क्या कर लेगा? कैस हेवन दाओइस्ट ये कह सकता था। इस विधि के साथ इसे पूरी तरह समझने के लिए समय देकर वह स्वयं को ऊंचा उठा सकता था और तियान श्वानजी के संसार में प्रवेश का सामना करते हुए भी नहीं डरेगा। वह स्वयं जी पीक 9 परिवर्तनों पर कई वर्षों से संचित था और इस विश्व स्तर से परे की विधि पर भरोसा करके वह निश्चित रूप से स्वयं को और ऊपर उठा सकता था। वेन युआन को अचानक कुछ याद आया। पियाओ मियाओ तलवार पहले शायद आभासीकरण की क्षमता नहीं रखती थी। नहीं, अब रखती है, क्योंकि चू निंग कैस हेवन दाओइस्ट ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद इस बात की पुष्टि की। लॉन्ग स्प्रिंग इंटेंट पहले इतना तीव्र नहीं था, अब उसमें भी सुधार हुआ है, वह भी चू निंग की वजह से। कैस हेवन दाओइस्ट ने फिर पुष्टि की। वेन युआन ने निर्णायक रूप से कहा, यह विधि तुम्हारी ही निकाली हुई है, मेंग तोंगथियन। इसका चू निंग से कोई लेना देना नहीं। अब से सभी संकेतों को दबा दो, सिर्फ तुम और मैं जानेंगे, यहाँ तक कि यंग लॉर्ड को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसमें बहुत कुछ जुड़ा है। बाह्य क्षेत्र के दानव भी उसे निशाना बनाएंगे। उसकी पृष्ठभूमि की विरासत शायद बहुत ही भयानक है। मेंग तोंगथियन ने गहरी सांस ली। तो ऐसा ही करेंगे। यह विधि इस बूढ़े ने निकाली है। आखिरकार ये बूढ़ा असाधारण प्रतिभाशाली है और सारा श्रेय इसी बूढ़े का है। हाँ हाँ हाँ, सब महल प्रमुख का ही है। शायद यही चू निंग का मतलब था, इसलिए उसे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बताओ, इस विधि से महल प्रमुख की युद्ध शक्ति कितनी बढ़ेगी? 50%। कम से कम। रुको, ये बूढ़ा स्वर्गीय दाव का ध्यान आकर्षित करना जानता है। पहले इस विधि को साधने दो। वेंडिंग पर्वत के भीतर गुरु और शिष्य आमने सामने थे। सु वानछिन को लगा जैसे वह मर ही जाएगी। नहीं, उसे सच में लगा कि वह सच में आगे बढ़ गया। उसे लगा सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि वह खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन तुमने क्या कहा? तुमने अपने गुरु से कहा कि तुम मजाक कर रहे थे। मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं।
चू निंग भी गुस्से से भरा हुआ था। नहीं, वाकई कुछ तो है न? तुमने शराब में क्या मिलाया? तुम क्या करने की सोच रही थी? कुछ गड़बड़ है। उसे सच में थोड़ा चक्कर आ रहा था। इस समय चू निंग को सिर घूमता महसूस हुआ, उसका चेहरा लाल होने लगा और शराब का असर दिखने लगा। वो सु वानछिंग को देखता तो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। चू निंग तुरंत भड़क उठा। सु वानछिंग, तुम ऐसा नहीं कर सकती। दिन में तुमने मुझे मना किया था और अब तुम मेरी शराब में कामोत्तेजक मिला रही हो। मुझे पता था मेरी तकनीक अभी भी अच्छी है, मैंने इसे दिमाग में अनगिनत बार अभ्यास किया था। अब तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो और फिर सारा दोष मुझ पर डाल रही हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? सीधे सीधे ईमानदार होना बेहतर नहीं है? सु वानछिन का चेहरा और भी लाल हो गया। वह हकलाने लगी, लेकिन जोर से जवाब दिया, तर्क भले ही टेढ़ा हो, लेकिन क्यूई मजबूत थी। क्या तुम्हारे गुरु का दिमाग खराब है कि तुम्हारी शराब में कामोत्तेजक डाले? मेरे कपड़े उतारना ही तुम्हारे लिए कामोत्तेजक है? क्या मुझे इसकी जरूरत है? यही तो बात है। जरूरत है क्या? चू निंग ने ठंडे स्वर में कहा। ओ, तुम्हें पता है जरूरत नहीं, तो फिर बताओ यह क्या है? मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? मुझे नहीं पता। नहीं बताओगी, है न? ठीक है। सु वानछिंग, तुम सच में कमाल हो। चू निंग के होंठ कांप गए। वह मुस्कुराते हुए सु वानछिंग को निहारने लगा। खैर, ये निश्चित रूप से कोई अच्छी चीज नहीं है। कम से कम मुझे तो चक्कर आ रहा है, तो जरूर कुछ मिलाया गया है। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन मेरा अंदाजा है कि यह मुझे बेबस करने के लिए है न? सु वानछिंग, मुझे नशे में करके तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारी यह चाल बेकार है। सीधे कामोत्तेजक डाल देती, या शायद शुरू से ही वही डाला था, है न? सु वानछिंग इतनी शर्मिंदा हो गई कि मरने का मन करने लगा। वो और सह नहीं पाए और जोर देकर बोली, मैंने कहा न, ये कामोत्तेजक नहीं है, यह ऐसी शराब है जो लोगों को नशे में कर देती है। चू निंग के होंठ कांप गए। आज सोंग बेगुओ ने दी झेजियान शराब का जिक्र किया था, और तुम वही लाने गई थी, है न? फिर आज रात तुमने कहा कि हम जश्न में थोड़ा पिएंगे, बस मुझे नशे में करने के लिए। मुझे नशे में करने के बाद तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारी क्या योजना है? अगर ऐसा ही है तो? चू निंग फिर खड़ा हुआ, सीधे मटका उठाया और 2 बड़े घूंट पी गया। फिर उसने सु वानछिंग को उठा लिया और अमर गुफा की ओर चल पड़ा। हम दोनों के बीच इतनी घुमावदार बातें क्यों? सु वानछिंग गधे की तरह बुरी तरह छटपटाने लगी, कोई मौका नहीं दिया, और तुरंत कहने लगी कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। 1 महीना मतलब 1 महीना, ये सिर्फ इनाम था। लेकिन उसका चेहरा इतना लाल कि जैसे टपक पड़े, सब कुछ साफ बता रहा था। सु वानछिंग को रोने जैसा लग रहा था। वह अपने ही शिष्य के एक वाक्य से फंस गई। वह अब गुरु कैसे रही? चू निंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह धीरे धीरे पूछेगा। सु वानछिंग ने जब ये किया है, तो कोई वजह जरूर होगी। उनके रिश्ते में वह क्या छिपा सकती है? दाव साथी होकर भी बातें छिपाना। उनका रिश्ता तो बन ही चुका है, फिर क्या छिपाना, क्या नहीं बताया जा सकता। लेकिन चू निंग अचानक रुक गया। वह लगभग एक बात भूल ही गया था। क्या आप त्यानश्वान तलवार को दिव्य स्तर में उन्नत करने के लिए 10 लाख योगदान या स्वयं के गुण सुधारने का एक अवसर खर्च करना चाहते हैं? चू निंग ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। करते ही चू निंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। जब हम दाव साथी हैं, तो तुम मुझसे ऐसी बात छिपा रही हो? सु वानछिंग, तुम आखिर मुझसे क्या छिपा रही हो? अगर तुम्हें पसंद नहीं है, तो साफ कह सकती हो। तुमने मना तो नहीं किया, है न? इसका मतलब तुम्हें पसंद है, लेकिन दिन में तुमने कहा था महीने में 1 बार, और आज रात तुमने मुझे नशे में करने की योजना बनाई। तुम इसे इनाम कहती हो? क्या तुम्हें लगता है मैं इतना आसानी से बेवकूफ़ बन जाऊंगा? तुम नहीं बताना चाहो तो मत बताओ, लेकिन मेरे पास तुम्हें बोलने पर मजबूर करने के तरीके हैं। आज अगर तुमने वजह नहीं बताई, तो यह मामला खत्म नहीं होगा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आखिर ऐसा क्या है जो कहा नहीं जा सकता?
सु वानछिंग जितना सुनती गई उतनी ही बौखलाती गई, लगभग हाथ पांव मारने लगी जैसे कोई सुअर दबाया जा रहा हो, लेकिन चू निंग ने जरा भी रियायत नहीं दी। छपाक, सु वानछिंग की पीठ पर पड़ा थप्पड़ उसे तुरंत शांत कर गया। उसकी आंखें घबराई हुई थीं, दिल शर्म और अपमान से भरा हुआ, लेकिन वह सच में दोबारा संघर्ष करने की हिम्मत नहीं कर पाई। अगर उसने फिर संघर्ष किया तो उसे फिर मारा जाएगा। और सबसे अहम बात, वाकई बहुत दर्द हो रहा था। हु। अध्याय 209। क्या ऐसा सवाल पूछना सही है? लंबी रात असाधारण रूप से शांत थी। तियानश्वान तलवार पोषण घड़े स्वॉर्ड नर्चरिंग गॉड में गहरी नींद में थी। संसाधन आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल रहे थे और तलवार देह को पोषित कर रहे थे। तलवार पोषण घड़ा संसार का शीर्ष चमत्कार है, तलवारों को पोषित करने में अत्यंत शक्तिशाली। हर बार भारी उपभोग के बाद तियानश्वान को केवल अच्छी नींद चाहिए होती थी और वह फिर से ऊर्जा से भर जाती थी। न केवल वह पूरी तरह ठीक हो जाती थी, बल्कि उसमें डूबी रहती, यहाँ तक कि सैकड़ों या हजारों वर्षों में दिव्य स्तर डिवाइन ग्रेड तक पहुंचना भी समस्या नहीं था। बस चू निंग और सु वानछिंग की प्रगति तेज से तेज होती जा रही थी, और सबसे अहम बात ये थी कि उनकी साधना विधियां शिखर पर थीं। तेज भी और स्थिर भी। तियानश्वान को डर था कि वो उनकी रफ्तार से पीछे न रह जाए। संत लोक में प्रवेश से पहले अपने शिखर अमर स्तर पर भरोसा करके वो किसी तरह चल सकती थी, लेकिन संत लोक के बाद उसकी उपयोगिता कम होती गई। यहाँ तक कि सीमाहीन लोक में भी अमर स्तर का बढ़ावा उतना भयावह नहीं रहता। इसलिए छोटी सी लड़की के मन में कड़वाहट भरी थी। उसने सपना देखा कि सु वानछिंग ठंडे चेहरे से उसे देख रही है, कह रही है कि वो पहले ही दिव्य दृश्य स्तर में प्रवेश कर चुकी है और अब उसे उसकी जरूरत नहीं, उसे अपना घर ढूंढ लेना चाहिए। या फिर चूनिंग का भयावह मुस्कान के साथ कहना, चेतना बनाए रखना। एक मामूली शिखर अमर स्तर की चेतना रखना असंभव है। मैं तुम्हें तुरंत परिष्कृत कर सच्ची ड्रैगन तलवार बना दूंगा। सपने में चूनिंग की मुस्कान बेहद दुष्ट थी और तियानश्वान कांप उठी। लेकिन तभी स्वर्गीय दाओ ये सब देखकर सह न सका। उसने गहरी सांस ली और दोनों को कृतघ्न कहा। जब वे अमर स्तर पर थे तब क्या तियानश्वान उनके साथ नहीं थी? अब पार उतरते ही पुल जला रहे हैं। पर चूनिंग ने ठहाका लगाया, स्वर्गीय दाओ को समझ न होने का दोष दिया और सच्ची ड्रैगन तलवार के आतंक की बात की। स्वर्गीय दाओ बेबस होकर बोला कि अभी सारे टुकड़े भी नहीं मिले हैं। फिर अचानक उसने एक मंत्र डाला और तियानश्वान ने खुद को उत्कर्ष की ओर जाते महसूस किया। सपने में तियानश्वान खुशी से रो पड़ी। फिर उसने चूनिंग और सु वानछिंग को मुस्कुराते, दिल खोलकर हंसते देखा। सपना इतना अच्छा था कि वह जागना नहीं चाहती थी, इन सुंदर सपनों को और देखना चाहती थी। उधर बगल के कमरे में बस एक दीवार की दूरी पर सु वानछिंग को बिस्तर पर पटक दिया गया। उसने हल्की सी चीख निकाली, चेहरे पर शिकायत थी। काम निकलते ही उसे छोड़ दिया। पहले तो हमेशा धीरे से रखते थे, लेकिन जब उसने देखा कि चूनिंग बगल में असामान्य भाव और लाल आंखों के साथ खड़ा है, नाखुशी से उसे देख रहा है, तो उसके सारे तेवर ढह गए। वो एक गलती कर बैठी छोटी सी लड़की जैसी हो गई। वह जल्दी से रज़ाई उड़कर सिमट गई। पति पति 2 बार पुकारा। वह चूनिंग की अंतरात्मा जगाना चाहती थी, यहाँ तक संकेत भी दिया कि महीने में 1 बार की जरूरत नहीं, वह जब चाहे कर सकता है। ध्यान भटकाने के लिए उसने ऐसी शर्तें तक रख दी। कौन सा शिष्य ऐसे में नहीं फिसलेगा? पर चूनिंग बिल्कुल नहीं फिसला। जब चाहूं। हम दोनों में असल में फायदा किसे ज्यादा होता है? क्या तुम एक ईमानदार आदमी को बहकाने की कोशिश कर रही हो? क्या मैं इतना आसान हूँ? सु वानछिंग का चेहरा लाल हो गया। वो सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, बस रज़ाई से सिर निकालकर झांक रही थी। वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगर बात खुल गई तो मुसीबत हो जाएगी, और शिष्य अभी कुछ ज्यादा ही उत्तेजित लग रहा था। चूनिंग ने कुछ छुपाया नहीं और सीधे पूछ लिया, तुमने मुझे वह दीजिए शियान शराब पिलाई ताकि मैं नशे में आ जाऊं, फिर क्या? सु वानछिंग चुप रही। चूनिंग ने होंठ सिकोड़कर फिर पूछा,
क्या तुम मुझे कमरे में बहलाकर लाने वाली थी, फिर लुभाने वाली थी, और बाद में आधे मन से मानकर अगले दिन तिरस्कार से कहने वाली थी कि तुम्हें तो चाह ही नहीं था, सब मेरी वजह से हुआ। पकड़ी जाने पर सु वानछिंग घबरा गई, गर्दन अकड़ गई, होंठ कांपने लगे। तक तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? क्या ऐसी बातें कही जाती हैं? उसकी समझ में ऐसी बातें सच में कहने की नहीं होती। उसने कभी किसी दाव साथी को इतनी बेबाकी से बोलते नहीं सुना था। क्यों नहीं कही जाती? आदमी सोच चुका है, दो शब्द भी नहीं कह सकता। तो बताओ सु वानछिंग, मुझे देखो। सु वानछिंग शर्म से गड़ जाना चाहती थी। तुम इतनी कम उम्र में ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? गुरु ने कभी यह नहीं सिखाया। खासतौर पर इस समय ये बातें और भी शर्मनाक थीं। चू निंग ने घूर कर पूछा, बाहर तुम बड़ी बड़ी बातें करती हो, आओ कर लो तुमसे द्वैध साधना, जो सबसे उत्तेजक हो वही बोलती हो। अब मैंने ज्यादा कुछ कहा भी नहीं और तुम सह नहीं पा रही। कल रात द्वैध साधना में तुम बिना आवाज के सहती रहीं, तो क्या बाहर की बातें हमारे बीच नहीं कही जा सकती? जल्दी बोलो, नहीं तो आज मैं निपट लेता हूँ। ये सुनते ही सु वानछिंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने मुठियां भींच ली और बस छोड़ दिया। अब तुम आभा भी दिखाने लगे। ये गुरु उम्र में बड़ी है, क्या शिष्य मुझे काबू करेगा? तो क्या हुआ? मेरी दलील कमजोर हो सकती है, पर मेरी की मजबूत है। आज बोलना बहुत शर्मनाक है, पर अगर जोर डाला गया तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। आओ फिर। और वह सीधा लेट गई। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम नाती हो। मैं आधी आवाज भी नहीं निकालूंगी। चू निंग स्तब्ध और खिन्न रह गया। किया ही। वह माथा मलने लगा। बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, यह उसने नहीं सोचा था। बोलने से ज्यादा वह निपट लिए जाने को तैयार थी। छी। चू निंग की समझ में गुरु सच में उकसाई हुई थी। क्या यही उसका लक्ष्य नहीं था? अब तो वह सीधे उसके शब्दों पर चलकर लेट गई, जैसे कह रही हो, कर लो। वह आधी आवाज भी नहीं निकालेगी। पर चू निंग को यह नहीं चाहिए था। असल बात उनके रिश्ते की थी, कहने में क्या कठिनाई? ऐसे हथकंडे क्यों? साफ साफ आपसी सहमति है, एक चाहता है, दूसरा आधा अधूरा चाहता है। क्या महीने में एक बार, पर झगड़ा जरूरी है। उसे ये सब करना पड़ा। इससे चू निंग को लगा कि कहीं उसके तरीकों में कमी तो नहीं, या सु वानछिंग को इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। ये दो तरफा होना चाहिए, है न? बेबस होकर चू निंग बिस्तर के किनारे बैठा और उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर जवाब में केवल सु वानछिंग की ठंडी हंसी मिली। गुरु की पेटी खोलनी चाहिए थी, हाथ क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हें तो वही करना है न? गुरु यही है। चू निंग ने आह भरी। तो क्या तुम्हें सच में मैं पसंद हूँ? इस समय सु वानछिंग जिद्दी गधे जैसी थी, पसंद हो तब भी उल्टा बोलेगी। अगर पसंद नहीं होता तो क्या मैं ऐसा करने देती? चू निंग ने सिर हिलाया। ठीक है, तो हाथ दो। नहीं, पूरी तरह जिद्दी। 8 परत ड्रैगन की खोलकर भी वो उसे खींच न सका। अंततः चू निंग ने जोर लगाकर उसका हाथ खींचा और कसकर पकड़ लिया, पर वह फिर भी दृढ़ भाव बनाए रही। युद्धभूमि में भी उसने सु वानछिंग को इतना दृढ़ नहीं देखा था। चू निंग और भी बेबस हुआ। वह पूछना चाहता था, वह ऐसी क्यों है? वह काम करने के लिए नहीं। गुरु, ऐसा मत कीजिए। इससे लगता है कि शिष्य सिर्फ आपके शरीर के पीछे है। ऐसी स्थिति में कौन परेशान नहीं होगा? आपके खुले हृदय स्वभाव के साथ चाहो तो चाहो, न चाहो तो न चाहो। ये सब कैसे हो रहा है? आपने महीने में एक बार कहा, शिष्य ने मना तो नहीं किया। मैं और चाहता था, पर आपके रुख को देखकर आगे नहीं बढ़ा। शिष्य आपसे तर्क करना चाहता है। साफ था कि यह बात गुरु ने मना की, तो आज का क्या मतलब? क्या आपको शिष्य पसंद नहीं? उसका स्वर नर्म हो गया। ये सुनकर सु वानछिंग थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नापसंद करने जैसा कुछ नहीं। ऐसा मत बोलिए, दूरी लगती है। पसंद है या नहीं? पसंद है। ठीक है। तुम जानते हो, फिर भी क्यों पूछते हो? वरना क्या वह ऐसे ही लेट जाती? चू निंग ने उत्तर पाकर सिर हिलाया, उंगलियां आपस में फंसाकर उसका हाथ कस लिया। तो फिर ऐसा क्यों?
क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं? सु वानछिंग फिर चुप हो गई। पसंद की बात पर वह जवाब देती, बाकी खासतौर पर इस विषय पर वह बिल्कुल नहीं बोलेगी। चुनिंग समझ गया, बाहर बातें करने में माहिर, अंदर आकर चुप, असल में बहुत शर्मीली। वह सीधा कह क्यों नहीं देती? फिर उसे याद आया ये दुनिया प्राचीन धरती जैसी है। वो उसके असर में आई और वो उसके असर में। बाहर खुलकर बोल सकती है पर अकेले में आवाज तक नहीं। यहाँ गुरु शिष्य का संबोधन ही उसे बहुत सोचने पर मजबूर करता है। शुद्ध गुरु शिष्य से यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। उसने बड़ा फैसला लिया था, पर अब चेतन में इस दुनिया की धारणाएं थीं। सार्वजनिक रूप से हाथ पकड़ना भी निंदा का कारण बनता। अब बाहर हाथ पकड़ना, गले लगना सब गुरु शिष्य का स्नेह माना जाता। असल में वह शर्मीली थी, छुपाने के लिए ये तरीके अपनाती थी। काफी जटिल पर दिलचस्प भी। चुनिंग हंस पड़ा। सु वानछिंग ने तुरंत मुड़कर देखा, जैसे बिल्ली की पीठ खड़ी हो गई हो। किस बात की हंसी? क्या मुझे ऐसा देखकर बहुत गर्व है? अगर तुम शराब पीकर गलती मान लेते तो मैं बस 2 बार औपचारिक विरोध करती। अब हंस रहे हो? हाँ, मैं तियानशवान के साथ सोने जा रही हूँ। तुम अपनी 5 उंगली वाली तलवार से अभ्यास करो। वह उछलकर भागी, पर हाथ पकड़ा था। चुनिंग ने खींचकर उसे बाहों में थाम लिया। छोड़ो, वह घूरने लगी। भेद खुलना शर्मनाक था, पर शिष्य का मजाक और भी। चुनिंग ने साफ कहा, नहीं छोड़ूंगा। सु वानछिंग ने ताना मारा, मेरे मन को समझकर मजाक उड़ाना चाहते हो? गुरु ऐसी ही है, मान लिया। क्या चाहिए ऐसे समय में मजाक? क्या हम दोनों को पता होना काफी नहीं? चुनिंग ने छोड़ दिया। सु वानछिंग चकित था, तुमने सच में छोड़ दिया? तो मैं सच में चली जाऊंगी। वह मुड़ी, पर चुनिंग हंसा। गुरु ने सिखाया था बचने से नहीं, अब आप बच रही हैं। उसका शरीर कांप गया। वह पलटी और कौला पकड़ लिया। ये गुरु तुम्हें बताती है तुम्हारे सारे दांव मैंने सिखाए हैं। ऐसे समय मजाक बहुत चोट करता है। मैंने मजाक नहीं किया, और कल रात गुरु ने ही शिष्य को शक में डाल दिया था। वह निरुत्तर बस गुस्सा दिखा पाई। भाग जाना सबसे आसान था, पर वह गुरु थी, उसे पूछना ही था। तो हंसे क्यों? बस ये सोचकर कि गुरु प्यारी है। उसका दिमाग ठप। क्या प्यारी? वो उसे घूरने लगी। समझ नहीं आ रहा क्या कहे। मेरी हरकतें आपको प्यारी लगती हैं, मुझे किशोरी समझते हो, पर शब्द नहीं मिले। चुनिंग ने कमर में बांह डाली। थोड़ी जद्दोजहद के बाद उसने हार मान ली। मत गले लगाओ, तुम बस मेरे शरीर के पीछे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप सच में प्यारी हैं। वह फिर स्तब्ध। चुनिंग ने कसकर थामा, क्योंकि मुझे सच में पसंद है। उसका मन उलझ गया। उसे ये भी अच्छा लगता है। दूसरी नज़र से देखे तो यह जिद्दीपन है, वह जानती थी, पर सीधे कह नहीं पाती। वह उसे ये भी नहीं दिखाना चाहती थी कि वह लालायित है, गुरु की गरिमा भी तो है। पर यह सब बहुत आकर्षक भी था। अचानक चुनिंग ने उसे पलटकर दबा लिया और चूम लिया। थोड़ी देर विरोध, फिर शांति, पर आज उसने प्रत्युत्तर नहीं दिया। अगर चूमना है तो चूमो, गले लगाना है तो लगाओ, वह आज कुछ नहीं बोलेगी। यकीनन, चुनिंग पूछेगा, क्या आप शर्माती हैं, इसलिए नहीं बोलती? वह ठंडी हंसी हंसी, मैं नहीं बोलूंगी। तुम क्या कर लोगे, यही न? पर अगले ही पल वह हल्की सी सिसकी रोक न सकी। दिमाग सुनना न, ये कल जैसा नहीं। उसका चेहरा लाल, दांतों में होंठ दबे। यह अलग है। शराब की खुशबू वाले होंठ फिर आए। वह भी थोड़ी मदहोश हुई। जो भी हो, वह सब नकार देगी, दुर्घटना कहेगी। कौन साबित करेगा? वह ऐसी ही थी, पूरी ईमानदारी से जवाब नहीं दे पाती। शिष्य का हृदय खुला था। पति पत्नी, दाऊ साथी, सब कुछ कहा जा सकता है। वो कर सकती है, बाहर तो कुछ भी कह देती है, पर अभी वह एक आवाज नहीं निकालती। धीरे धीरे उसका मन खाली होने लगा। अजीब, जीवन भर गर्वित, शक्तिशाली, ठंडी तलवार अमर, अब ऐसी। प्रेम सच में इंसान को बदल देता है। वह तैयार थी, बस कहने से डरती थी, क्योंकि यह स्त्रियों के लिए अनुचित लगता है।
वह नहीं चाहती थी कि शिष्य उसे अतृप्त समझे। उसने छत की ओर देखा। इन्हीं दिनों वह पत्थर की दीवार ही सबसे ज्यादा देखती थी। मन में वह चूनिंग के बदलाव महसूस कर रही थी। वह परिपक्व हो गया था। अनुभव अभ्यास से बेहतर होता है। पर चूनिंग का ध्यान अलग था। वह उसके भाव देख रहा था। जब वह सीमा पर पहुंची, चेहरा लाल, सांस तेज, वह रुक गया। सु वानछिंग चौंकी, नीचे देखा। शांत शिष्य, उसके होंठ कटने तक दबे, फिर भी मुस्कान। निंगर। वह जानती थी वह फिर पूछेगा, क्या द्वैध साधना चलाएं? गुरु सहयोग करेगी, वह रक्त मणि निकाल लें। पर चूनिंग शांत था। क्या इसलिए नहीं बोलती कि डरती हैं? उसका मन टूट गया। वह उसका हाथ थपथपाने लगी। मत कीजिए, पहले पूरा कर लें। पर चूनिंग समझ गया, अब नहीं कहा तो मौका रहेगा। वो उसे कसकर थामे रहा। गुरु, क्यों नहीं बोलती? सिर हिलाएं या न हिलाएं, शिष्य और नहीं पूछेगा। वह रोने को हो गई। कुछ तो इज्जत रखो, निंगर। पर चूनिंग ने सिर हिलाया। जब पसंद है और हम दाव साथी हैं तो क्या नहीं कहा जा सकता। शिष्य गुरु के हर रूप को चाहता है, अनकहे रूप भी। क्या ये दुनिया प्यारी छोटी सूसू को भी नहीं मानती, भले सिर्फ शिष्य के सामने? उसका मन कांप उठा, आंखें नम। अब वो अकड़ी नहीं, ढीली पड़ी। चूनिंग ने आखिरी बार पूछा, तो आखिर में गुरु को पसंद है या नहीं? वह चुपचाप सहती रही, फिर हल्की सी बस, और पूछने की जरूरत नहीं। छुपाने की क्या जरूरत? तुम सब मेरे हो, तुम्हारा मन भी। वह चौंकी। न, उसने तो बस कहा। इतना असर, अब पछतावा क्या? अब हर रात 4-5 दिन ठीक, बहुत ज्यादा अच्छा भी ठीक नहीं। उसे साधना भी करनी है। वह गहरी सांस भर सकी। पहले साधना में बाधा सिर्फ इज्जत बचाने को कहा था, अब सच में बाधा बन सकती है। अध्याय 210। हाँ। चूनिंग कल के दिव्य खगोलीय संकेत समझता है। दिव्य तलवार की तो बात ही छोड़ो। हल्की सुगंध फैल गई, प्रकाश और छाया आपस में गुंथ गए, और न जाने कितनी देर बाद सब कुछ शांत हुआ। एक आकृति लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश कर रही थी, बड़बड़ाते हुए स्नान की बात कर रही थी, मगर दूसरी आकृति ने तुरंत उसे फिर से दबा लिया और कहा कि शुद्धिकरण मंत्र ही काफी है, और उसे पकड़े ही रखना चाहती थी। इतनी जोरदार हरकतों की आदत सु वानछिंग को अभी पूरी तरह नहीं थी, मगर दिल के किसी कोने में उसे एक अजीब सी उत्तेजना भी महसूस हुई। शिष्य बड़ा हो गया है तो ऐसा ही होना चाहिए। एक पुरुष में ऐसा साहस होना ही चाहिए, है न? लेकिन इस समय सु वानछिंग की पीठ चूनिंग की ओर थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे पूरी तरह खा लिया गया हो, और अब वो और छेड़छाड़ नहीं चाहती थी। मुख्य वजह ये थी कि उसे डर था कहीं शिष्य और सवाल न पूछ ले। वह पहले ही मान चुकी थी कि वह ये चाहती थी, लेकिन अगर इस विषय में और गहराई से पूछा गया तो। पर चूनिंग संतुष्ट नहीं था और सीधे सु वानछिंग को अपनी बाहों में खींच लिया। बाहर वालों के सामने शिष्य मानता है कि आप ही मुखिया हैं, तो अब मुझे क्या कहेंगी? सु वानछिंग सचमुच बेबस थी। क्या सच में सोते समय भी मुझे यूं ही बाहों में पकड़े रहना जरूरी है? अगर तुम फिर ठीक हो गए तो क्या दोबारा मुझे खा नहीं जाओगे? छोड़ो। वह तो उसी की शिष्या है। अगर उसे चाहिए तो वह देगी, इनकार करने की कोई वजह नहीं। सु वानछिंग लाल चेहरा लिए उसकी बाहों में सिमटी रही। उसकी बनावटी शांति और शर्मीला रूप वाकई बहुत प्यारा लग रहा था। चूनिंग उसे देखकर हंस पड़ा। सु वानछिंग ने देखा मगर परवाह नहीं की। तुम्हें बाद में गुरु को ऐसे देखना अच्छा लगता है? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मेरा मूड भी बुरा नहीं है। गुरु, सो जाओ, अब भी बातें करना चाहते हो? मौका ही नहीं दूंगी। चूनिंग हंसते हुए उसके बालों की एक लट उंगलियों में लपेटकर सूंघने लगा, मगर सु वानछिंग ने चेतावनी दी। तुम्हारी वह नज़र बहुत पिटने लायक है। बाहर के उन चालाक पुरुषों से ज्यादा अलग नहीं। गुरु को तुम्हारी यह वासना भरी मुस्कान पसंद नहीं। अरे, बाल सूंघना भी वासना है। तो जानते हो, जब कुछ लोग जानते हैं कि वे गले लगने या हाथ पकड़ने जितने करीब नहीं हैं,
तो वे क्या करते हैं? बाल सूंघते हैं। गुरु ने देखा है। न, उसने किताबों में पढ़ा था। आम लोग इतने विकृत नहीं होते, लेकिन किताबों में लिखा है तो असंभव भी नहीं है न। वैसे देखने में वह सच में बहुत गंदा और अश्लील लगता है। चू निंग बेबस होकर रुक गया। शिष्य को लगता है कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। जब हमारे शरीर एक दूसरे से ईमानदार हो सकते हैं तो मन क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि शिष्य आपका मजाक उड़ाएगा? सु वानछिन कुछ नहीं बोली, मगर उसके शरीर मन की ढीलापन बता रहा था कि वह अब कम तनाव में थी। इस पर बात नहीं करनी। गुरु, आपका आत्मसम्मान इन बातों से कभी तय नहीं हुआ। आप जैसी भी हैं, शिष्य आपको हमेशा सम्मान देगा और पसंद करेगा। फिर भी नहीं, अब भी शर्म आ रही है। सो जाओ। वो हर बार इस विषय से बच जाती थी, क्योंकि सच में वह इस पर बात नहीं करना चाहती थी। चू निंग ने सिर खुजलाया। शिष्य को लगता है कि पति पत्नी के बीच जो कहना चाहिए वह कहना चाहिए। जैसे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो शिष्य को बता सकती हैं। अकेले सहने की क्या जरूरत है? सु वानछिन ने हल्का सा थूका। कुपंथी शिष्य, ऐसी बातें तो कुपंथी ही कहते हैं। वो कम से कम कभी धर्मपंथ की व्यक्ति थी, बचपन से संस्कारों में पली। किसी स्त्री का ऐसी बातें कहना क्या यह अपमानजनक नहीं? और पुरुष को भी नहीं कहना चाहिए। इन मामलों में शुरुआत में उसे लगा था कि उसकी कोई इच्छा नहीं, बस निष्क्रिय प्रतिक्रिया है। लेकिन शर्मनाक बात ये थी कि उसे एहसास हुआ वह सच में चाहती है। वह इतनी ठंडी और संयमी व्यक्ति, और ऐसी इच्छाएं। इसलिए सु वानछिन बात नहीं करना चाहती थी। चू निंग ने उसे कसकर थामा और होंठ के कोने पर चूमा, मगर सु वानछिन ने उसे धक्का दे दिया। क्या हम इस पर बात न करें, निंग? आगे से अगर तुम्हें चाहिए तो सीधे कह देना। गुरु कभी मना नहीं करेगी, ठीक है? यही उसकी रियायत थी। पर चू निंग ने सिर हिलाया। शिष्य को सिर्फ ये बातें नहीं चाहिए। शिष्य चाहता है कि गुरु के दिल से ईमानदार हो। छोड़िए, अगर गुरु नहीं बोलेंगी तो शिष्य अपनी बात कहे। सु वानछिन चुप रही, बस उसकी बाहों में लेटी रही, आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई। असल में पहली बार करते समय शिष्य को भी अजीब लगा था। सोचना और करना अलग अलग होता है। सु वानछिन चुप, लेकिन करने के बाद शिष्य ने पाया कि गुरु को बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा ही लगा, और आपने तो शिष्य से जिम्मेदारी लेने तक की कोशिश की। शिष्य सच में खुश हुआ। सु वानछिन ने उसका हाथ मरोड़ दिया। तेज दर्द चू निंग की कमर में दौड़ गया। मतलब साफ था, अपनी बात करो, गुरु का नाम मत लो। चू निंग कराहते हुए भी हंस पड़ा। शरीर की अनुभूति एक बात है, दिल की भावना दूसरी। दाओ साथियों को ये सब अनुभव करना ही पड़ता है। ये शर्म नहीं, बल्कि गुरु को ये बताना है कि शिष्य गुरु को हर रूप में पसंद करता है। सु वानछिन अनायास ही निगल गई। तो क्या वह सच में उसे इतनी आकर्षक लगती है? हाँ, वो अक्सर उसकी ओर देखता था, आंखों में चमक। कमरे में जाने पर वह शुद्ध इच्छा की अभिव्यक्ति थी। लेकिन क्या ये शब्द कहे जा सकते हैं? क्या डर नहीं कि गुरु उसे सिर्फ कामुक सोच वाला समझेगी? मगर सु वानछिन ने महसूस किया वो उसे तुच्छ नहीं समझ रही थी। उल्टे, उसके बोलने से उसका मन सच में अच्छा लग रहा था। जैसे कोई उसकी खुलकर तारीफ कर रहा हो। अपने शरीर को लेकर वह हमेशा ध्यान रखती थी। साधक भले न महत्व दें, मगर एक स्त्री होने के नाते वह करती थी। और वह उन सपाट सीने वाली लड़कियों को तुच्छ समझती थी, दानताई शुए, मिंग यिरान, झाओ झाओ, सब तख्ते जैसी। क्या शिष्य उन्हें पसंद करेगा? और कुछ बूढ़े बदमाश तो मिंग यिरान को उसके शिष्य से मिलाने की सोचते थे। हास्यास्पद। क्या तुम्हें पसंद किया जा सकता है? इस आसन के फायदे कोई नहीं बदल सकता, समझे? उल्टे, क्या शिष्य को भी सुनना अच्छा लगता है? वह समझने लगी। वह सोचता था कि उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, मगर असल में वो पसंद करती थी, बस कहती नहीं थी। तो वह खुद क्यों नहीं कह पाती, जबकि शिष्य कह सकता है? क्या पति पत्नी ऐसे बात करते हैं? बाहर तो किसी को नहीं सुना। फिर उसे लगा बाहर कौन ये बातें करता है।
सब अपने कमरे में बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाते हैं, जैसे वे दोनों बाहर गुरु शिष्य मगर अकेले में। नग्न आलिंगन। उसने झिझकते हुए ऊपर देखा। चू निंग मुस्कुराया और बस हल्का सा चूमा। गुरु की सोच ऐसी ही है। शिष्य जोर नहीं देगा, बस ये जानना काफी है कि गुरु खुश हैं। सु वानछिन फिर झिझकी। खुश? सच में आज का एहसास कल से कहीं बेहतर था। तुम निंग हूँ। चेहरा लाल मच्छर सी आवाज में बोली। क्या तुम भी चाहते हो कि गुरु ऐसी बातें कहे? जरूर, मगर अगर गुरु नहीं चाहे तो भी ठीक है। आखिर गुरु की पवित्रता शिष्य को मिल चुकी है, इन बातों का क्या मोल? वह सच में ऐसा मानता था। वह नहीं बोलती, मगर उसका शरीर ईमानदार था, और होंठ दबाकर आवाज न निकालना वह सुनना चाहता था, मगर गुरु के स्वभाव को जानते हुए। अचानक सु वानछिंग उससे रगड़ खा गई। चू निंग की आंखें बदल गईं, उसने जोर से निगला। यह क्या, अभी तो मना किया था, अब आग से खेल रही हो? अगर यूं ही खेलती रहीं, तो सुबह से पहले निकलना मत सोचिए। सु वानछिंग ने उसकी प्रतिक्रिया देख ली। वह इतना संवेदनशील है, क्या सच में इतना उत्तेजित हो गया? उसे ये शब्द सुनकर बहुत अच्छा लगा, तो क्या शिष्य को भी अच्छा लगेगा? गुरु तुमसे माफी चाहती है। माफी की जरूरत नहीं, जिद तो शिष्य की थी। क्या दाव साथियों के बीच हमेशा ऐसा ही होता है? शिष्य भी नहीं जानता, ये पहली बार है, मगर गुरु जानती हैं। शिष्य हर सवाल का जवाब चाहता है। अगर उस दिन मैंने हाँ न कहा होता, तो क्या तुम मुझे दाऊजी महल लाते? आप ही शिष्य को लाई थीं। तो यूं पूछती हूँ, क्या तुम फिर भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते? कम से कम गुरु का आदर सर्वोपरि रहता। सु वानछिंग ने सोचा, अगर उसने उस दिन हाँ न कहा होता, अब सोचने पर वह उसे पूरी तरह सम्मान देता, दूरी बनाए रखता। भावनाएं रहती, मगर बहुत कुछ खो जाता। अब अगर वह छेड़ती भी, तो वह शायद शर्मा कर भाग जाता। सोचकर उसका दिल खाली सा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह चाहती थी कि उसका शिष्य उसे जोर से थामे, मीठी बातें कहे, बेखट के सब कुछ लूट ले। उसे एहसास हुआ इन बातों पर चू निंग शांत रहता है। वह प्रेम और इच्छा में फर्क करता है, तो बहुत कुछ कम हो जाता। निंग हाँ, मगर गुरु मेरा स्वभाव जानती हैं। प्रेम घृणा दोनों में साहसी और दुनिया के सबसे बड़े वर्जन को तोड़कर अपने ही गुरु के साथ सोने वाला। चू निंग की आंखें फैल गईं। ये बात अब कहने की हिम्मत? सु वानछिंग का चेहरा अब भी लाल था। पहली बार कह रही थी, थोड़ी अजीब लगी, मगर उसने देखा। एक वाक्य ने चू निंग को लगभग बेकाबू कर दिया। अगर गुरु उसे यूं ही छेड़े, खिलौना बनाए। उसे यह प्रतिक्रिया देखकर खुशी हुई। वो उसे बदचलन नहीं समझ रहा था, तो सु वानछिंग फिर उससे रगड़ी। चू निंग पलटकर उसे दबा लिया। गुरु को बोलने की जरूरत नहीं, शिष्य समझ गया। हम बात कर रहे हैं, जल्दी नहीं। मगर क्या, ये बातचीत दिलों की दूरी पाट नहीं रही थी? यही दाव साथियों के बीच होना चाहिए। शरीर से ज्यादा करीब नहीं हो सकते, मगर दिल। अब चू निंग उसकी बाहों में लेटा था। कितना सुरक्षित लगता है। सु वानछिंग ने आह भरी। इन बातों का मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ। इसलिए जब तुम पूछते हो कि क्या मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ, तो वह अपमान है। चू निंग चुपचाप सुनता रहा। तो मत पूछो, मीठी बातें कहो, मुझ पर भरोसा रखो। शिष्य समझ गया, उस शराब में कुछ नहीं था। मैंने तुम्हें नशे में करने का सोचा था, मगर अगर गुरु मना करती, तो शिष्य सो जाता। अगर सच में नापसंद होता, तो शिष्य नहीं करता। सु वानछिंग रुकी, फिर बोली, तुम जानते हो, मुझे नापसंद नहीं। जानता हूँ, अगर आप ना कहें, तो शिष्य कैसे पक्का करे? इतना काफी नहीं, क्या पता गुरु की देह संवेदनशील हो, तब अगर आप कहें कि पसंद नहीं, तो शिष्य नहीं करेगा। मुझे देखकर स्वयं संतोष। अब सु वानछिंग और साहसी हो गई। चू निंग मुस्कुराया, गुरु मदद करें। अगर मैं न चाहूं, तुम मेरे जैसी किसी और औरत को ढूंढो, मुखौटा पहनाओ, और वह निंग कहे। चू निंग अवाक, ये कितना विस्फोटक है। सु वानछिंग भीतर से खुश थी, उसे ले मिल गई थी।
उसने गरिमा नहीं खोई, शिष्य ने भी उसे तुच्छ नहीं समझा। तो वह और साहसी हुई, उसके कान में फुसफुसाए, चिंता मत करो निंग, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तुम मुझे संतुष्टि नहीं कर सकते। चू निंग चौंक गया, तो कल की शराब इसी वजह से। वह और भी आगे बढ़ गई। तुम बुरे नहीं हो, आखिर मैंने ही पाला है। मुझे साधना में मदद चाहिए, और मुझे तुम भी चाहिए। अगले ही पल, चू निंग, तुम मुझे मार दोगे। धीरे धीरे। सु वानछिंग हैरान थी, बस इतना कहने से वह इतना उत्तेजित हो गया। तो अगर कुछ और कहे। छोड़ो। अगली सुबह त्यानश्वान ने जम्हाई ली और निकल पड़ी। अब ये दोनों जल्दी नहीं उठते। पहले एक जानकारी जुटाता था, दूसरा नाश्ता बनाता था। अब सब द्वैध साधना में डूबे हैं। साधक लोग बस यही सोचते हैं। वो खबरें लेने चली गई, मगर कल का सपना सच में बढ़िया था। उसने चू निंग को सपने में दबा दिया था, और अब चलते चलते उसने अंतरिक्ष फाड़ दिया। नीचे एक बुजुर्ग चिल्लाया, किस बदमाश ने अंतरिक्ष फाड़ दिया? अरे त्यानश्वान, तुम कब दिव्य श्रेणी की हो गई? माफ करना, मजाक था। वह भाग गया। दिव्य श्रेणी की तलवार। त्यानश्वान खुद स्तब्ध थी, उंगली से शून्य चीर दिया। क्या वह सपना सच था? वह सच में दिव्य श्रेणी की हो गई थी। मेंग तोंगतियान भी अवाक था। उसने गहरी सांस ली। हा, वह समझ गया। तुम्हारे दिव्य श्रेणी में प्रवेश की बात अभी मत फैलाओ। आज ताइश्वान संप्रदाय वाले आ रहे हैं। मगर तभी एक रोशनी चमकी। त्यानश्वान आंसुओं के साथ चू निंग की गुफा की ओर दौड़ पड़ी। कल उसने कहा था, सोते सोते तू पो हो सकता है। वह सपना नहीं था, और मेंग तोंगतियान सोचता रह गया, क्या अंतर इतना बड़ा है। अध्याय 211। मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, वरिष्ठ बहन, फिर तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो? अमर गुफा के भीतर सु वानछिंग की आंखें कुछ बिखरी सी थीं। पिछली रात से अब तक कितनी बार हो चुका था? क्या आसमान उजला हो गया था? क्या सूरज निकल आया था? सामान्य दिनों में इस समय वे दोनों क्या कर रहे होते? एक साधना शुरू करता, दूसरा खाना बनाता। लेकिन अब वे क्या कर रहे थे? क्या वे सच में अब साधना नहीं करने वाले? कल से भी ज्यादा अति सीधे सुबह तक। अगर सच में ऐसा ही रहा, तो साधना का क्या मतलब रह जाएगा? लेकिन पिछली रात के उत्तरार्ध में उसने अपने शिष्य को एक के बाद एक रक्तमणियां निगलते देखा था। ऐसे समय वह साधना नहीं कर सकती थी, और शुरू में मना भी करना चाहती थी, मगर उसके शिष्य ने याद दिलाया। लॉन्गफेंग हेयिन निर्णायक कला अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, जहां वे अनजाने में भी द्वैध साधना कर सकते थे। देह संवर्धन भी संभव था। द्वैध साधना की यह विधि सचमुच संसार की अद्भुततम चमत्कारों में से एक थी। यिन यांग का विभाजन, जो साधना विधि उसके शिष्य ने उसे कल दी थी, सुप्रीम स्वॉर्डहॉट सूत्र, वह ठीक ठीक यिन यांग के महान दाव पर आधारित थी, उच्च स्तर की दाव साधना। वास्तव और शून्य का संयोग ही सच्चा मार्ग था। जिस शून्यता का वह हमेशा पीछा करती रही थी, वो अंत नहीं थी। ये तो बहुत अच्छा था। उसे बस लेटे रहना था, कुछ नहीं करना था, कभी कभी हल्की सी आह भर देनी थी, और उसकी देह अपने आप सुदृढ़ होती जा रही थी। हालांकि नींव को फिर से सुदृढ़ करना जरूरी था। चरम क्षेत्र की साधना में जल्दबाजी नहीं हो सकती, मगर प्रगति सच में बहुत तेज थी। देह संवर्धन थोड़ा पीड़ादायक था, मगर साधना विधि उसे काफी कम कर देती थी, यहाँ तक कि वह सुख में ढंक जाती थी। सुख, ये शब्द अब भी कुछ कहने लायक नहीं था। शिष्य से बात करने के बाद उसका साहस बढ़ा था, मगर इतनी खुली बातें कहना अब भी थोड़ा संकोचजनक था। जब शिष्य ने खुद नहीं कहा, तो वह भी नहीं कहेगी। इस समय दोनों एक दूसरे से लिपटे थे, कुछ देर तक कांपते रहे। सु वानछिंग ने ऊपर देखा और शिष्य को हल्का सा धक्का दिया। यह इसलिए नहीं था कि वह आगे नहीं चाहती थी, वह सहन करने में सक्षम थी, मगर क्या हमें तियांशु तलवार लेने नहीं जाना चाहिए? पहले ही कहा जा चुका है कि तियांशु तलवार ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, तो इस बारे में सोचना छोड़ो। लौटने के बाद हम फिर से अभ्यास और मुकाबला करेंगे, और रात में फिर से।
सोना, कौन सोता है? केवल नश्वर लोगों को नींद चाहिए। उसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तू बदमाश, मुझे और मत सताओ। जल्दी नहा धो लो, बाद में लुवानशिन हॉल जाकर तियांशु तलवार लेंगे, फिर विंटर स्नो टॉवर। डांट खाकर भी चू निंग हंस पड़ा। गुरु, क्या आप वैसे ही पुकार सकती हैं जैसे कल रात? सु वानछिंग ने चू निंग के चेहरे पर लात मारी, मगर उसने उसका पैर पकड़ लिया। स्त्री ने बेबसी से आह भरी, पर बुरा नहीं माना। वो बस थोड़ी देर लेटकर आराम करना चाहती थी। कुछ बातें मन को बहुत थका देती हैं। वो लगभग भूल ही गई थी कि वह कौन है। चू निंग मुस्कराता रहा, सु वानछिंग का छोटा सा पैर थामे उसे देखता रहा। वाकई उसके अपने पैर से बिल्कुल अलग था। सचमुच गुलाबी सा छोटा पैर, और छूने में बहुत मुलायम। चू निंग ने गुदगुदाया। इस बार सु वानछिंग ने सच में उसके चेहरे पर लात मारी। बस हुआ या नहीं, शिष्य ने सोचा नहीं था। दूर हट, सोचते सोचते और भी सोचने लगेगा। नहाकर आओ और पहाड़ से नीचे जाकर खाना ले आओ। मुझे पकाने में आलस आ रहा है। ठीक है गुरु, अभी तो आप कमजोर लग रही थी, फिर उस लात में इतनी ताकत कैसे थी? सु वानछिंग ने होठों का कोना झटका। ताकत गायब नहीं होती, बस एक साधक से दूसरे साधक में स्थानांतरित हो जाती है। ऐसा करने से थकान तो होती है, मगर जब वह संभल गई। सु वानछिंग उठी, आलस से अंगड़ाई ली। देह में आई प्रगति से हड्डियां चटकने लगी और खिंचाव में वह सब कुछ भूल गई। कितना आरामदेह। चू निंग ने सामने खड़ी स्त्री को देखा। चेहरा गुलाबी, रंगत पहले से कहीं बेहतर, और अनायास बोला। सिर्फ ताकत ही नहीं, रंगत भी। मैंने सुना है कि आम पुरुष तो पीले पड़ जाते हैं, मगर स्त्रियों की रंगत और निखर जाती है। सु वानछिंग ने आंखें तरेरी। तो फिर मुझे सजने संवरने में समय नहीं लगाना पड़ेगा, बस कोई थोड़ा सा परिश्रम कर दे, है न? शिष्य दिन रात गुरु की सेवा करने को तैयार है, ताकि उनकी सुंदरता सदा बनी रहे। सु वानछिंग हंसते हुए उसे गाली देती हुई स्नानगृह की ओर मुड़ गई। शुद्धिकरण मंत्र थोड़ा कम पड़ता था। नहाना बेहतर था, बस भिगोना उसे थोड़ा ज्यादा भिगोना था। चू निंग की तरह नहीं कि बस झटपट धो लिया। इसी दौरान उसका शिष्य कपड़े पहन चुका था और निकलने से पहले उसके चेहरे पर 2 चुंबन दे गया। लेकिन स्त्री को खुशी के बजाय थोड़ी चिंता हुई। सबसे स्वादिष्ट भोजन भी ज्यादा खाने पर उबाऊ हो जाता है न? शायद आगे चलकर ऐसा न हो। छोड़ो, भविष्य की बात बाद में। अगर कभी शिष्य की इच्छा कम भी हुई, तो वह खुद कर लेगी। यह नहीं कि वह कहने से डरती है न? वह कह सकती है। दाव साथियों के बीच कुछ भी अनकहा नहीं। जब वह कहेगी कि उसे चाहिए, उसका शिष्य फिर भी मूर्ख सी मुस्कान बिखेर देगा। असल में देखा जाए तो नुकसान तो शिष्य का ही है न? वह जवान और ताकतवर है। जब वह बूढ़ा होगा, शायद कर न पाए, तो बेहतर है उसकी जवानी का फायदा उठाकर अपनी रंगत बनाए रखे। लेकिन सच में, मन साफ होने के बाद उसका तन मन आनंदित था। स्त्री ने जाते हुए उसके पीछे देखा, उसका सुंदर चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वह सच में उसे पसंद करती है, उसे छिपाना नहीं चाहिए। चू निंग, आयु 18, प्रतिभा दिव्य श्रेणी, परम आध्यात्मिक मूल, साधना 5 क्षेत्र, गुवानहाई क्षेत्र शिखर, तूपो 5 क्षेत्र, टाउन एबिस शिखर चरम क्षेत्र में प्रवेश संभव। साधना विधियां, अनंत जीवन मूल दाव ग्रंथ 8वां स्तर, ड्रैगन एलिफेंट दमन कारागार शक्ति 8वां स्तर, सुप्रीम स्वॉर्ड हॉट सूत्र पूर्णता, इंपीरियल दाव ग्रंथ 8वां स्तर, स्वर्ग निगलने वाली जादुई कला, बंधित लक्ष्य, सु वानछिंग, आयु 112, प्रतिभा दिव्य श्रेणी, परम स्वर्गीय आध्यात्मिक मूल, साधना 5 क्षेत्र, गुवानहाई क्षेत्र शिखर, देह 5 क्षेत्र, टाउन एबिस शिखर चरम क्षेत्र में प्रवेश संभव। चलते चलते चू निंग ने उनकी वर्तमान साधना की जांच की। दोनों शिखर पर थे, मगर आगे की साधना थोड़ी अस्थिर थी। उसे दबाना जरूरी था, वरना चरम क्षेत्र कठिन हो जाता। लेकिन साधना विधियों की बात करें तो विस्तृत तलवार अध्याय उन्नत होते ही पूर्णता पर पहुंच गया था, है न? हाँ,
कल चूनिंग को कुछ बोध मिला था। अनंत जीवन मूल दाव ग्रंथ भी पूर्ण होने पर उन्नत किया जा सकता था। वह अभी भी कर सकता था, मगर उसने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि पूर्णता पर उन्नत करने से अगला स्तर भी सीधे पूर्णता में मिलता था और उसकी समझ शक्ति और बढ़ जाती। ये ठीक है। कुछ दिन और जीवन मृत्यु के अभ्यास होंगे। गुरु के साथ अभ्यास कक्ष के भीतर और बाहर दोनों ही बेहद रोमांचक थे। जितना गहरा प्रेम, उतना ही जोरदार प्रहार। दोनों पूरी शक्ति से लड़ते, अंतहीन युद्ध का लक्ष्य यही उन्नति का मार्ग था। लेकिन जैसे ही अमर गुफा का द्वार खुला, लाल लाल आंखों वाली एक छोटी लड़की जो बाहर बैठी थी, अचानक उठी और कूद पड़ी। तियानश्वान रोते हुए बोली, चूनिंग, तियानश्वान ने कल सपना देखा कि मैं दिव्य श्रेणी में उन्नत हो गई और जागने पर देखा कि सच में हो गया। क्या ये तुम्हारी वजह से है? चूनिंग चौंका। क्या? तियानश्वान, तुम सच में दिव्य श्रेणी में उन्नत हो गई? तियानश्वान ठिठक गई। वह नहीं। चूनिंग और भी हैरान हुआ। वाह, सच है? तुम सच में दिव्य श्रेणी हो गई? ये तो कमाल है। तियानश्वान के आंसू तुरंत रुक गए। उसे समझ नहीं आया। वह सोच रही थी क्या चूनिंग उसका सिर सहलाएगा, कहेगा, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। गलत। यह अभिनय क्यों? जरूर तुम ही हो। लेकिन चूनिंग ने खुशी खुशी उसे उठा लिया और वापस अमर गुफा ले गया। स्नान कर रही सु वानछिन को शोर सुनकर हैरानी हुई। उसने जल्दी से कपड़े पहन लिए। तियानश्वान भले छोटी लड़की हो, मगर क्या पता शिष्य ईर्ष्या कर बैठे। गुरु, तियानश्वान दिव्य श्रेणी में प्रवेश कर गई है। सु वानछिन चौंक गईं। सच? मजाक मत करो। तियानश्वान, क्या तुम सच में दिव्य श्रेणी हो? ये तो अद्भुत है। हाँ, गुरु। वाह, तियानश्वान सच में दिव्य श्रेणी हो गई। छोटी लड़की फिर से स्तब्ध। क्या आप दोनों ने योजना बनाई है? आप दोनों की प्रतिक्रिया ऐसी क्यों है? वह भावुक दृश्य कहाँ है जो मैंने सोचा था? या फिर आप दोनों को ये स्वाभाविक लग रहा है? सु वानछिन उत्साहित होकर बोली, मैंने नहीं सोचा था कि तलवार पालन घड़ा इतना अद्भुत होगा। किसने कहा नहीं होगा? चूनिंग हंसा। दिव्य श्रेणी की तलवार, यहाँ तक कि शून्य भेदन साधक भी तुलना नहीं कर सकते। ये शानदार है। आओ तियानश्वान, मुझे गले लगाने दो। चूनिंग उसे आगे लाया। सु वानछिन पूरी तरह कपड़े पहने खड़ी थीं। तियानश्वान का सिर सहलाया गया और वह उनकी बातें सुनती रही। अब तुम दिव्य श्रेणी हो। दाऊजी महल में एक ही दिव्य वस्तु है न? हाँ, गुरु, मगर तोंगतियन ध्वज तियानश्वान से कहीं कमतर है। और यह आत्मा तलवार है, तो तलवार पालन घड़े से और भी उन्नत हो सकती है न? किसने कहा नहीं हो सकती? तभी तियानश्वान को एहसास हुआ ये दोनों सब जानते थे, पूरी तरह जानते थे। रुको, कुछ गड़बड़ है। आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। चूनिंग ने उलझन में पूछा। क्या गलत है? नहीं, चूनिंग, तुम्हें बहुत भावुक दिखना चाहिए था। तलवार स्वामी को भी कहना चाहिए था कि तियानश्वान दिव्य श्रेणी में पहुंची और कभी अलग नहीं होंगी। छोटी लड़की ने अपनी सारी भावनाएं उड़ेल दी। सु वानछिन हंसी और उसका सिर सहलाया। क्या हम पहले से ही अलग नहीं हो सकते? गुरु और निंग, तुम्हें परिवार मानते हैं, है न? तियानश्वान स्तब्ध रह गई। चूनिंग ने भी हाथ हिलाया। ठीक है, नाटक की जरूरत नहीं। आगे बस ज्यादा जोर से वार करना और ज्यादा लोगों को काटना। सु वानछिन ने भी सहमति जताई। सत्ता के संघर्ष में शिखर अमर तलवार भी कम पड़ सकती है, मगर दिव्य तलवार बहुत कुछ कर सकती है। आगे बस तलवार चलाओ, तुम्हारी उन्नति और भी बड़ी होगी। तियानश्वान नहीं जानती थी क्यों, मगर वो और भी खुश हो गई। उसे लगा था कि यहाँ भावनाओं की बातें होंगी, मगर वे उपलब्धियों की बातें कर रहे थे। तर्क से तो यह उसे दुखी करना चाहिए था, मगर वह और खुश क्यों थी? क्योंकि उसे लगा जो उसे मिल रहा है वह स्वाभाविक है। मैं उन्नत होती हूँ तो तुम भी मजबूत होते हो, या बिना तुम्हारे भी मैं खुद मजबूत बन सकती हूँ। हाँ, मैं एक आत्मा तलवार हूँ, एक दिव्य तलवार, यही तो होना चाहिए। भावनाओं की बातें शायद अजीब लगती।
चूनिंग लापरवाह सा बोला। मेहनत करो तियांशु, लड़ाई में और जोर लगाओ। एक दिन मैं तुम्हें खगोलीय दृश्य तक पहुंचा दूंगा। अब मैं खाना लेने जा रहा हूँ, तुम दोनों बातें करो। तियांशु ने जोर से सिर हिलाया। चूनिंग को देखती रही। सु वानछिंग ने फिर उसका सिर सहलाया। अब सच में दिव्य श्रेणी है। थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है। संत क्षेत्र तक पहुंचे बिना तियांशु की पूरी शक्ति निकालना मुश्किल होगा। नहीं तलवार स्वामी, आप जरूर संत क्षेत्र तक पहुंचेंगी। तब तियांशु और भी शक्तिशाली होगी। सच, कितना रोमांचक। चलो मेंग यीरान को जलाने चलें। ठीक है तलवार स्वामी। सु वानछिंग मुस्कराईं। परिवार की पहचान असल में उसका आधार नहीं, क्योंकि रक्त संबंध नहीं। शिष्य का ऐसा व्यवहार तियांशु को सहज महसूस कराने के लिए था, ताकि उसे लगे कि जो मिला है वो उसका हक है। इस सब की जड़ परिवार की स्वीकृति थी, वरना चूनिंग को इतना करने की जरूरत नहीं थी। वो तो बाद में टुकड़े इकट्ठा कर जोड़ सकता था, फिर इतनी चिंता क्यों। तियांशु को उन्नत करना भी एक समाधान ढूंढने जैसा था, मगर अब समाधान नहीं है। यह बातें तियांशु को नहीं बताऊंगी। बच्ची को नहीं सुननी चाहिए। वह शेखी बघारने जा रही थी। दूसरों को दिखाना उतना मजेदार नहीं। उसे मेंग यीरान को ढूंढना था। क्या बात है, मेरा शिष्य मजबूत है, मेरी तलवार मजबूत है, और मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूँ। बेहतर है अपनी अनुचित सोच छोड़ दो। जल्द ही सु वानछिंग दाओजी महल की चोटी पर पहुंची। यहाँ वो और उसका शिष्य बेपरवाह थे। पहले मेंग तोंगतियन से मिलने का सोचा, मगर वे वहाँ नहीं थे। वरिष्ठ मेंग नहीं है और मेंग यीरान भी नहीं। मौजूद थे सिर्फ झाओ झाओ और बुजुर्ग दीकियू। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पीढ़ी के हिसाब से वे समकालीन प्रतिभाएं थे। असल में वे सु वानछिंग से काफी बड़े थे। झाओ झाओ 200 से ऊपर और दीकियू भी उतने ही। इसलिए वे उसके शिष्य को सह दाओ साधक कहते थे। हे कुशलता सर्वोपरि थी। आगे चलकर उन्हें उसके शिष्य को वरिष्ठ कहना पड़ेगा। मगर आज झाओ झाओ की साधना थोड़ी कम थी। तुम अभी चौथे क्षेत्र में ही हो। क्या हुआ? दीकियू मुस्कराईं। बुजुर्ग सु, हमारे लुवानशिन हॉल को 9 स्वर्ग टॉवर का स्थान नहीं मिला। वरिष्ठ बहन सबसे योग्य थी, इसलिए अवसर उन्हें मिला। अब उनकी साधना टूट चुकी है और वे पुनः साधना कर रही हैं। वरिष्ठ मेंग ने दीर्घायु गोली से उन्हें चौथे क्षेत्र के 8 स्तर तक पहुंचा दिया। इसके लिए हम आपके शिष्य का धन्यवाद करते हैं। झाओ झाओ ने भी सिर हिलाया। सु वानछिंग ने सिर हिलाया। ये ठीक था, मगर यह स्त्री चौथे क्षेत्र के 8 स्तर तक कैसे पहुंची? चूनिंग, इधर आओ, एक थप्पड़ दूंगी। खैर, अब क्या कहा जाए। उसकी साधना 1 महीने से चली गई थी और शिष्य की साधना भी तब कम थी, इसलिए धीरे धीरे ही लौटी। वरना ताइशवान संप्रदाय इतना घमंडी कैसे होता। लेकिन ये स्त्री भी 9 स्वर्ग टॉवर जाएगी, ये तो मेरा विशेषाधिकार था। सु वानछिंग मुस्कराईं और बैठ गईं। दीर्घायु गोली तो दाओजी महल में सबके पास है, तो झाओ झाओ, तुम यही साधना कर रही हो। तियांशु ने आंखों से इशारा किया। दिखावा करना है। सु वानछिंग ने मना कर दिया। इनके सामने क्या दिखावा, वह तो मेंग यीरान के लिए आई थी। हाँ, झाओ झाओ ने सिर हिलाया, मगर उसने देखा सु वानछिंग की रंगत कल से बेहतर थी। ये कैसे? साधना पर ध्यान नहीं, फिर भी ऐसा। अधिकांश स्त्री साधक रूप रंग पर ध्यान नहीं देती। साधना का सुख सब पर भारी होता है, तो सु वानछिंग क्यों इतना ध्यान देती है? और कहने की जरूरत नहीं, उसका शिष्य अब छोटा नहीं रहा। अगर उसे अलग विचार आ गए तो तुम रोओगी। हाँ, हमारे संप्रदायाध्यक्ष ने यहीं रुकने को कहा है, साधना स्थिर करने के लिए। 9 स्वर्ग टॉवर की तैयारी चल रही है। सु वानछिंग समझ गई। शिष्य और वरिष्ठ मेंग की योजना यही थी, बाहरी दुनिया को भ्रमित करना और झाओ झाओ को चारे की तरह इस्तेमाल करना। एक तरफ 4 दिशाओं की शक्तियों को साधना, दूसरी तरफ ताइशवान संप्रदाय का मुंह नीचा करना। तो उसे आज दोपहर जरूर जाना होगा। वरिष्ठ कियू और बाकी कहाँ हैं? वे लौट चुके हैं।
अगर आप तियांशु तलवार के बारे में पूछ रही हैं, संप्रदायाध्यक्ष ने कहा है कि आप और चूनिंग इसे स्वयं ले सकते हैं। ये तो स्वाभाविक है। मेरे शिष्य को मान्यता मिली है, तो क्यों न ले। निश्चिंत रहें, हम आपकी विरासत नहीं काटेंगे बल्कि कुछ बेहतर देंगे। दोनों ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। धन्यवाद बुजुर्ग सू, मेरे शिष्य को धन्यवाद दें। झाओ झाओ के मन में हलचल हुई। पहली मुलाकात में उसने चूनिंग को मां परस्त समझा था, फिर टकराव के बाद उसकी आभा देखी। अब लगता है वो तो स्वर्गीय अस्तित्व है। उत्कृष्ट स्त्रियां पुरुषों को आकर्षित करती हैं और उत्कृष्ट पुरुष भी स्त्रियों को। ये प्रशंसा है, प्रेम वेम नहीं, जैसा कनिष्ठ बहन बड़बड़ा रही थी। लेकिन किसी कारण उसने सु वानछिन की आंखों में ठंडक देखी, फिर नजर नीचे गई। वह क्या देख रही है? फिर उसने उपेक्षा देखी। समझ नहीं आया। सु वानछिन ने ध्यान हटा लिया। मेंग यीरान कहाँ है? क्या वह वरिष्ठ मेंग के साथ बाहर गई? उसने खुद को सही ठहराया। मैं भी स्त्री हूँ और शिष्य की स्त्री हूँ। प्रतिद्वंद्वी को चिढ़ाने में क्या गलत है? भले न कहूँ, मगर साफ है। शर्तें कम हैं, शक्ल ठीक ठाक है, मगर मेरे बिना भी शिष्य तुम्हें नहीं देखेगा। किसी को चुनना है तो संतान योग्य होना चाहिए, है न? समान पीढ़ी में मुझसे मजबूत हो, कद काठी मुझसे बेहतर, रूप भी। तुम सुंदरियों की सूची में बस इसलिए हो क्योंकि जांचने वालों की रुचि साधारण है। केवल दी कियू में थोड़ी प्रतिस्पर्धा है, मगर पुरुष देखते ही शर्माने वाली। बिस्तर में भी शायद। उसने झटके से सिर हिलाया। मैं ज्यादा सोच रही हूँ। आज तो मेंग यीरान को जलाने आई हूँ। जल्दी बाहर आओ और मेरी यातना स्वीकार करो। दोनों स्त्रियां असहाय सी देखती रहीं। दी कियू बोली, कल आप दोनों के जाने के बाद उसे बंद कर दिया गया। कहा गया कि 9 मंजिल में प्रवेश किए बिना तूपो नहीं करने देंगे। क्यों? पता नहीं, शायद वरिष्ठ मेंग उसकी साधना को लेकर चिंतित हैं। सु वानछिन ठिठक गई। बंद कर दिया? ये तो मेंग तोंगतियन और मेंग यीरान की पहचान से मेल नहीं खाता। आमतौर पर तो मेंग यीरान ही मेंग तोंगतियन को बंद करती। खैर, तो वह सीधे लुवानशिन हॉल जाएगी। जल्दी निपटे तो जल्दी चैन। सु वानछिन आई भी जल्दी, गई भी जल्दी। पीछे बची 2 स्त्रियां। दी कियू बोली, वरिष्ठ बहन, देखिए बुजुर्ग सु बिना श्रृंगार के भी कितनी दमक रही हैं। क्यों? शायद उनकी साधना मजबूत है, मगर मेरी साधना उनसे ऊंची है। छठा क्षेत्र शिखर, फिर भी मेरी रंगत ऐसी नहीं। तुम नहीं समझती। झाओ झाओ भी नहीं समझी। दी कियू ने फुसफुसाया, मैंने सुना है स्त्री के साथ रहने के बाद रंगत निखरती है। क्या उनका कोई दाव साथी है? अगले ही पल झाओ झाओ भड़क उठी। क्या बकवास कर रही हो? गुरु शिष्य ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्या तुम भी उस सोंग बेगुओं की तरह थूकना चाहती हो? दी कियू स्तब्ध रह गईं। मैंने तो चूनिंग का नाम भी नहीं लिया। वरिष्ठ बहन, फिर आप इतनी उत्तेजित क्यों हो गईं? तो और कौन? वही तो हमेशा साथ रहते हैं। अगर मतलब नहीं था तो क्या था? सच है, मगर मैंने उस दिशा में सोचा भी नहीं था। बल्कि वरिष्ठ बहन, तलवार मत निकालिए। मैंने सच में ऐसा नहीं सोचा। रोना आ रहा है। मैंने आप पर शक भी नहीं किया, बस कहा था। फिर आप इतनी उत्तेजित क्यों हो गईं? अध्याय 212। तुम बिना वजह ही बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार कर रहे हो। सु वानछिन तेजी से वेंडिंग पर्वत लौट आई। जब मेंग यीरान यहाँ नहीं है तो दिखावा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तियानश्वान खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस समय उसका मन बहुत खुश था। पहले भी दिखावा किया जा सकता था, लेकिन अब तो और भी ज्यादा। तियानश्वान कमाल की है, लेकिन क्या तलवार गुरु को भी ऐसे ही भाव होते हैं? तियानश्वान तो हमेशा सोचती थी कि तलवार गुरु बहुत उदासीन है। सु वानछिन ने सिर हिलाया। सबके होते हैं। वरिष्ठ मेंग और बुजुर्ग वेन भी अपवाद नहीं हैं। बस हर कोई अलग अलग चीजों का दिखावा करता है, चाहे शिष्य हो या अन्य बातें। इसमें ऊंच नीच कुछ नहीं। असल बात ये थी कि मेंग यीरान को घिन दिलानी और चेतावनी देना, संप्रदाय में फैल रही अफवाहों को गंभीरता से मत लेना।
वापस पहुंचने पर उसने अपने शिष्य को रसोई में देखा। सु वानछिंग हैरान थी, अब तुम खाना भी बना रहे हो? बड़ा पीला कुत्ता तक तुम्हारा खाना नहीं खाता, ठीक है। मैंने बनाया था। मेज पर अब भी थोड़ी शराब बची थी। शिष्य नाश्ता लेने गया था, तभी याद आया कि गुरु ने खाना बनाया था। मैंने कल रात खाना नहीं खाया था, शराब खत्म करके अपनी अमर गुफा लौट गया था। अभी अभी शिष्य ने उसे गरम किया, स्वाद अच्छा है। सु वानछिंग का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। फिर वह आगे बढ़ी और वह सूचना देखने लगी जो उसका शिष्य लाया था। ये हाल की घटनाओं के बारे में थी। वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत टावरों ने जानकारी तय करके पूरे संसार में बांट दी थी, जिसे हर कोई देख सकता था। वह अपनी पुरानी जगह बैठ गई, उसकी नज़र कभी कभी शराब पर टिक जाती। वह तो मैंने, तुम्हारी गुरु ने, अपनी मर्जी से तुम्हें पीने दी थी, मुझे बस मन हुआ था, तो क्या? इस उम्र में क्या मैं अब भी इन बातों की परवाह करूं? मैं कोई 18 साल की लड़की नहीं हूँ। ऐसा सोचते ही सु वानछिंग का दाव हृदय स्पष्ट हो गया और उसका चेहरा अब नहीं लाल हुआ। चू निंग ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस सूचना पर चर्चा करता रहा। शिष्य से जुड़ी कुछ बातों के अलावा कुछ खास नहीं है। वसंत, ग्रीष्म, शरद, शीत टावरों ने इसे बाह्य दुष्ट आक्रमण के रूप में वर्गीकृत किया है। सु वानछिंग ने सिर हिलाया और देखने लगी। सच में कोई खास बात नहीं थी। जो जानकारी बांटी गई थी वो काफी नीरस थी। जैसे चूनिंग का 18 वर्ष की उम्र में 5 लोग गुवानहाई क्षेत्र में प्रवेश, चूनिंग द्वारा मेंग श्वानछुआन को दबाना, सु वानछिंग द्वारा शेन लांग को दबाना, वगैरह वगैरह। इसमें देखने लायक क्या है? क्या ये संदेह से परे नहीं है? दूसरे दर्जनों सूचनाएं रक्त दानव के मामले पर थीं। शुरू से अंत तक, बेहद विस्तार से, यहाँ तक कि तियानश्वान संप्रदाय की उस मूर्खता को भी छापा गया, जिसमें उन्होंने रक्त दानव को फेगमिंग समझ लिया, और ये जिंगश्वान के ईर्ष्यालु टूटने तक का जिक्र था। मानव क्षेत्र की चुनमिंग टावर ऐसी बातें लिखने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन इसने कर दी। वास्तव में कुछ भी दिलचस्प नहीं। अन्य बातों में अलग अलग संप्रदायों के संतों की तूपों, दाऊजी महल की नीतियों का निचले संप्रदायों पर प्रभाव और नए युग के अवसर शामिल थे। दुनिया के 4 सूचना टावरों में से एक, शीत हिम टावर, लुवानतियान क्षेत्र में स्थित था। बाद में हम लुवान शेन हॉल जाएंगे, तियानशु तलवार लेंगे और फिर सीधे शीत हिम टावर। सु वानछिंग अब बेसब्र थी। काम जल्दी निपटाने चाहिए। दुनिया पर गहरी छाप छोड़नी है। एक बूढ़ा दरिंदा है जिसकी हरकतें बेहद विकृत हैं। अगर किया है तो लोगों को पता चलने से डरो मत। चू निंग मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर खाने में लग गया। उसकी भूख सचमुच चौंकाने वाली थी। ये कुछ पकवान क्या थे? वह तो पूरी मेज साफ कर सकता था, लेकिन कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वे आराम से रहे। जल्द ही वह खा चुका था। सु वानछिंग ने बर्तन, चॉपस्टिक और प्लेटें धोई। एक सद्गुणी पत्नी की तरह वो ये सब खुशी खुशी कर रही थी। तियानश्वान चू निंग के कान में फुसफुसाए, तलवार गुरु बहुत अच्छी लग रही हैं और उनका व्यवहार भी काफी बदल गया है। पहले वे ज्यादा सीधे सादे लगती थीं, लेकिन अब ज्यादा एक सद्गुणी पत्नी और स्नेही माँ जैसी। तुम्हारी सद्गुणी पत्नी? किसकी स्नेही माँ? क्या तुम्हारी नहीं, तियानश्वान? ये है। तलवार गुरु और मेरे बीच कोई रक्त संबंध नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि तियानश्वान तुम्हें पापा कहे? ये मत सोचो कि तियानश्वान नहीं समझती, मैं तुम्हारी छोटी छोटी चालें साफ देख सकती हूँ। चू निंग ने असहज मुस्कान दी। बात यह है कि काफी मिलती जुलती लगती है। छोटी लड़की ने पांव पटका। चू निंग, तियानश्वान कम से कम 8000 साल की है और ये तो चेतना पाने के बाद की उम्र है। 8000 साल? तलवार गुरु कितनी है? 100 से ऊपर। और तुम सिर्फ 18। अगर तुमने तियानश्वान से पापा कहलवाने की सोची तो तुम पागल हो। योग्य ही महान होता है ना? आगे से हम एक दूसरे को जैसे मन हो वैसे बुलाएं। छोटी लड़की की आंखों में अजीब चमक थी। तलवार गुरु तुम्हें शिष्य कहें और तुम तलवार गुरु को पत्नी। यही तो होना चाहिए। तो मैं तलवार गुरु को तलवार गुरु कहूं
और तुम्हें पापा। बिल्कुल, तो तलवार गुरु मुझे पोती कहें और मैं उन्हें दादी। तुम ये कैसे निकाल रही हो? बस उन्हें माँ कहना काफी नहीं। छी, पीढ़ियाँ पहले ही गड़बड़ा चुकी हैं और तुम मुझे भी इसमें घसीटना चाहते हो। तियाना श्वान बिल्कुल शामिल नहीं होगी। चू निंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या हुआ? ये तो परिवार में भूमिकाओं के तालमेल पर निर्भर करता है। जाकर पूछो कौन समझता है कि तुम तियानश्वान उनकी 2 पीढ़ी ऊपर की हो। जो नहीं जानते वे तो तुम्हें उनकी बेटी ही समझेंगे। चू निंग हंसा और एक संचार टोकन निकाला। लुवान शेन हॉल जा रहे हो? रुको, अभी मुझे कुछ काम निपटाने हैं। 1 घंटे बाद कैसा रहेगा? हम सीधे भी जा सकते हैं। ऐसा कैसे? अब तुम्हारी पहचान अहम है। अगर तियानश्वान संप्रदाय, क्या तियानश्वान संप्रदाय मुझे मार देगा? दूसरी ओर वेन युआन कुछ देर चुप रहे। अन्य बुजुर्गों के भी काम हैं। ऐसा करते हैं, मैं क्यू जुन और दूसरों को सूचित कर देता हूँ। वे तुम्हें बहुत मानते हैं। तुम सीधे संप्रदाय की महान संरचना से लुवान शेन हॉल पहुँच सकते हो। तियानशु तलवार ले लो, फिर वापस आ जाना। स्पष्ट था कि बूढ़ा उन्हें बहुत महत्व देता था, लेकिन चू निंग के और भी काम थे। शिष्य को शीथिम टावर जाना है। शीथिम टावर, सूचना के लिए दाऊजी महल के पास सारी जानकारी है। शीथिम टावर से भी ज्यादा कुछ निजी काम है। वेन युआन ने और नहीं पूछा, बस सहमति दी। तो उसके बाद क्यू जुन और दूसरे तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। हालांकि वह सिर्फ वूजी शिखर छठे चक्र पर है, उसकी शक्ति मेन तोंगतियान के बराबर है। उसकी सुरक्षा काफी है, लेकिन क्या तुम दोपहर से पहले लौट पाओगे? संभव होना चाहिए। लौट आना बेहतर है, ठीक समय पर तियानश्वान संप्रदाय के लोगों को चिढ़ाने के लिए। कुछ ही देर बाद 2 व्यक्ति और एक तलवार संप्रदाय के मुख्य सभागार की ओर बढ़े। सु वानछिंग थोड़ी खींची हुई थी। अब तो बाहर जाना भी निगरानी में पड़ता है। कितना झंझट है। पहले दोनों कितने आजाद थे। अब उनके रिश्ते को देखते हुए वे दुनिया घूमते, भव्य दृश्य देखते, ऊंचे पहाड़ों पर शराब पीते और कविता लिखते, कितना अच्छा होता। लेकिन अब दाऊजी महल को डर है कि कुछ हो न जाए, इसलिए बड़े बड़े लोग पीछे लगा दिए गए हैं। ऐसे में हाथ पकड़ना भी देखा जाएगा, कितना उबाऊ। चू निंग ने हंसकर उसे सांत्वना दी। संत बनने के बाद कोई उन्हें छू भी नहीं सकेगा और दुनिया उनकी होगी। सु वानछिंग बस सहमत हो सकी। असल में अपने शिष्य के साथ दुनिया न घूम पाना उसके लिए अफसोस की बात थी। दुनिया में कितनी रोचक चीजें थीं, जियानगहू के लोग, रोमांटिक महिलाएं, रास्ता लूटने वाले डाकू, स्वतंत्र साधकों की शैली। असल में स्वतंत्र साधक बहुत दिलचस्प होते हैं। उनकी बुद्धि बड़े संप्रदायों से कम नहीं होती। वे सचमुच कीचड़ में से भोजन ढूंढते हैं, बेहद चतुर। एक अमर गुफा में भी परत दर परत संरचनाएं होती हैं। अगर निशाना बना और भागना पड़ा तो वे तुरंत पहचान बदल लेते हैं, मारते लूटते हैं, काला बाजार में सौदा करते हैं, कई हाथों से गुजारकर संबंध तोड़ते हैं, फिर से पहचान छिपा लेते हैं। अफसोस, ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। बड़े संप्रदायों के साधकों के पास ये सुविधाएं होती हैं, फिर भी कुछ कमी सी लगती है। छोड़ो, दुनिया घूमना बस अनुभव पाने के लिए है, लेकिन शिष्य के साथ रहते हुए हर दिन नए अनुभव मिलते हैं। जैसे ही बाहर जाते हैं, मुसीबत खुद चलकर आ जाती है। हे गुरु तैयार हैं। शिष्य उस बुजुर्ग से संरचना सक्रिय करने को कहने वाला है। ठीक है। आगे लुवान शेन हॉल की घटनाएं, बुजुर्गों की बैठक, दाऊजी महल में विलय की चर्चा, चू निंग के आगमन पर अति उत्साह और अंत में सबका स्वागत। सभी का भाव वही है। सबके रवैये में अचानक आया बदलाव देखकर सु वानछिंग और चू निंग दोनों चकित थे। तियानश्वान भी पूरी तरह उलझ गई। ये लोग, क्या सच में इतना सब करना जरूरी है?